सीजन 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पर छोटी बनरी कह रही होती है ये रूम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उका कहती है बनरी कह रही थी कि उस रूम के अंदर एक भूत है। उनका डैड कहता है जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें उस रूम में क्या है वो दिखाऊंगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराता अपने स्कूल जा रहा था और स्कूल जाते जाते वो पिछले सीजन में हुई बात भी याद कर रहा था, जहाँ पर मिनामी, उका और कुतोनो ने कहा था कि हम तीनों अराता से प्यार करते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं और अराता की वाइफ वही बनेगी जिसे अराता खुद चुनेगा। अराता कहता है 1 मिनट रुको, आखिर वो सब था क्या? पहले तो सिर्फ कुतोनो ऐसा करती थी पर अब ये तीनों मुझे पसंद करते हैं। उस दिन के बाद से मैं अब अपने दिमाग से वो बातें नहीं निकाल पा रहा। ये सब सुनने में तो एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मैं उनका बन जाऊं। मैं एक तरीके से कहूँ तो मैं उका के लिए प्रिपेयर हो चुका हूँ, क्योंकि उस सब के बाद मैं थोड़ा बहुत उसे पसंद करने लगा हूँ। लेकिन मिनामी और कुतोनो पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। और फिर से उसे चेहा की बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था अब हम लोग पता है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो हमारे बीच एक फिजिकल रिलेशनशिप चल सकती है। तो ये सब सोचकर अराता कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं आजकल मेरे दिमाग में ये सब क्या आ रहा है। मुझे मालूम है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो तीनों बचपन से ही मेरी बहनें रही हैं और मैंने कभी भी उन लोगों को उस नजर से नहीं देखा। चलो अब ये सब रहने देता हूँ और स्कूल जाता हूँ। पर तभी वहाँ पर उका आ जाती है और उससे चिपकते हुए कहती है अराता तुम कैसे हो, गुड मॉर्निंग। देख कर अराता शर्मा जाता है और उससे दूर करते हुए कहता है तुम मुझसे ऐसे क्यों कह रही हो? तो उका कहती है ये तो आम बात है ना, क्योंकि हम दोनों ट्विंस जो हैं। वैसे ये बताओ शियोन कहाँ है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, वो हमेशा यूचान के साथ स्कूल जाता है। तो ये सुनकर उका कहती है अरे ये तो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें हो रही है, और वो अराता का हाथ जोर से पकड़ लेती है। तो ये देखकर अराता कहता है तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए, अगर क्लास के बच्चों ने देख लिया तो हमें लेकर बातें बनाएंगे। तो उका कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग हमें देखकर हमारी जोड़ी को पसंद ही करेंगे। तो ये सुनकर फिर से उसे वही बात याद आ जाती है। तो वो कहता है उका वो देखो कुतवारा आ रही है। तो उका उस तरफ देखने लगती है और अराता जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं मैं क्यों भाग रहा हूँ। उसे भागता देख उका कहती है पर यहाँ तो उतवारा नहीं है। फिर वो अपने हाथ को देखकर स्माइल करने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पीछे से कुतोनो आती है जिसने की शायद सब कुछ देख लिया था। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराता पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके दिमाग में बार बार वही बातें याद आ रही थी, इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। और वो खुद से कहता है पता नहीं यार मैं इन सब में कैसे पड़ गया, और पता नहीं मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊंगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी वहाँ पर कुतोनो आ जाती है, जिसे देखकर वो हड़बड़ा जाता है। तभी कुतोनो उससे पूछती है उनी-चान क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? तो अराता कहता है अच्छा सैटरडे, हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, लेकिन तभी कुतोनो कहती है एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो अराता फिर से बातें घुमाते हुए कहता है अच्छा अच्छा सैटरडे, मैं देखूंगा कि मैं उस दिन फ्री हूँ या नहीं। तो कुतोनो से थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अराता अपने मन में कहता है ये सब शायद से नॉर्मल नहीं लग रहा ना, अबे यार ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद कुतोनो का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत सी बुक्स को पढ़ रही थी और उसे भी उनकी कही हुई बातें याद आ रही थी, और सुबह जो उका अराता के साथ चिपक रही थी वो भी उसने देख लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वुमेन फैशन के बुक्स को पढ़ रही थी और इंस्टाग्राम पर रील्स को देख रही थी, जिसे देखकर वो शर्मा भी रही होती है। फिर सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुतोनो अराता को टूर लैंड ले आती है। इसे देखकर अराता कहता है अच्छा तो तुम मुझे यहाँ लाने वाली थी, वैसे मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, और क्या तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आई हो? तो कुतोनो कहती है नहीं मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ। अराता पूछता है तो तुमने अचानक से मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा, क्या कोई बात है? कुतोनो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस मैं यहाँ पर एक बार खुद आना चाहती थी, चलो हम अब चलते हैं। और फिर वो टिकट लेने के लिए चली जाती है, और जब वो वापस आती है तो अराता से पूछता है आज तुम्हारा मूड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है और तुमने कपड़े भी डिफरेंट पहन रखे हैं। तो कुतोनो कहती है अच्छा सच में? वो मुझे लगा कि ये सब क्यूट है क्योंकि मैंने इसे इंटरनेट पर देखा था। अराता कहता है अच्छा तुम्हारा मेकअप और हेयर स्टाइल भी, वैसे क्या तुम हमेशा नॉर्मली इन सबको ऐसा ही रखती हो? तो ये सुनकर कुतोनो और ज्यादा शर्मा जाती है और उसे उसकी टिकट देकर आगे जाने लगती है। अराता को समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहती है। वो अपने मन में कहता है ये अचानक से मुझे ऐसी जगह पर क्यों ले आई जहाँ पर ज्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट के लिए जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो कुतोनो अब 9th ग्रेड में आ चुकी है, तो ये थोड़ा नॉर्मल ही होगा कि उसने अपने फैशन को थोड़ा चेंज किया है, लेकिन और फिर से उसे वो सब याद आने लगता है। अराता कहता है मैं नहीं रोक पा रहा, मैं अपने दिमाग में ये सब सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि पता नहीं कुतोनो से कौन शादी करेगा और वो मुझे लेकर क्या सोचती है। अबे यार फिर से मैं क्या सोचने लगा, लगता है मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं फिर से ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। तभी उसकी नजर कुतोनो के स्कर्ट पर जाती है, जिसे देखकर वो शर्माने लगता है। अरे नहीं मैं फिर से गलत सोच रहा हूँ, मुझे आगे जाना चाहिए। फिर वो अंदर चले जाते हैं जहाँ पर अराता उस जगह को देखकर कहता है अरे वाह ये जगह तो बहुत ज्यादा शाइनी है। कुतोनो उसे देखकर कहती है मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे देखकर एक कॉम्प्लीमेंट देगा, लेकिन मैं उसके आगे नहीं चल पाऊंगी। जरूर वो ये सब देखकर वियर्ड फील कर रहा होगा क्योंकि मैंने
अचानक से उसे थीम पार्क बुला लिया और फिर वो अपना फोन निकालकर एक टेम्पलेट को पढ़ने लगती है। अट्रैक्टिव फैशन के बारे में लिखा हुआ था और उसी वजह से उसने ये कपड़े पहने थे, पर उसे भी ये सब पहनकर नर्वसनेस फील हो रही थी। फिर उसे याद आता है जब अराता ने उससे कहा था, मैं तुम्हारा भाई हूँ कोतोनो, मैं तुम्हारे लिए खुश होऊंगा जब तुम्हें मुझसे भी कोई अच्छा लड़का मिलेगा। और फिर वो अपने दोनों बहनों की बात को याद करने लगती है और कहती है, लेकिन ओनी-चान हमेशा से मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। मैं पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ, अब जो मैंने मेथड इसको सीखा है उससे मैं किसी भी लड़के को अपने प्यार में गिरा सकती हूँ, तो इसीलिए मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ। अब मैं उसे अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगी। और उसके अंदर से आग निकलने लगती है। अराता उससे पूछता, तो बताओ सबसे पहले कहाँ जाना है? तो कोतोनो कहती है, हाँ मुझे पता है, हमें सबसे पहले जाना है मार्च शॉप पर। फिर वो उसे लेकर अपने साथ जाने लगती है और अपने मन में कहती है, मैं बहुत क्लोज थी, मैंने जल्दबाजी में बहुत कुछ को मिक्स कर दिया। और फिर से वो अपने फोन में एक पोस्ट को देखती है जहाँ पर लड़कों को डेट कैसे करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ था। तभी अराता किसी चीज को देखकर कहता है, ये तो एक येलो रैबिट है। तो ये सुनकर कोतोनो हंसने लगती है और कहती है, ओनी-चान तुम तो बहुत ज्यादा फनी हो। और इसके नंबर 1 टैक्टिक का नाम था स्माइलिंग। अराता पूछता है, तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? कोतोनो कहती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फनी है और ये कोई येलो रैबिट नहीं है। और अपने मन में कहती है, मैं बहुत ही कम ही ओनी-चान के सामने हंसती हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। के बाद वो मैच वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर अराता एक टॉय को उठाकर कहता है, ये तो वही है जो कोतोनो को बचपन में बहुत ज्यादा पसंद आता था। लेकिन तभी वो देखता है कोतोनो वहाँ से गायब हो चुकी है। फिर उसकी नजर कोतोनो पे पड़ती है जो कि उसी टॉय को उठाकर देख रहे थे जिसने स्पेस सूट पहना हुआ था। अराता उसके पास आकर कहता है, अरे तुम्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तुम खो जाओगी। कोतोनो अपने मन में कहती है। और दूसरे टेक्टिक का नाम है ऐसा एक्टिंग करना कि आप बिल्कुल एक फ्री स्पिरिट जैसे हो। पर ये करने के बाद भी उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ये सब नॉर्मली करती नहीं है। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर उसने 2 टॉय को खरीदा हुआ था। तभी कोतोनो उससे कहती है, ओनी-चान मुझे माफ करना, क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? अराता कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे माफ करना, मैंने नोटिस नहीं किया। और टैक्टिक नंबर 3 का नाम था जिसमें कि वो अपने पसंदीदा लड़के से हेल्प मांगती है। अराता कहता है, क्या तुम्हें इसकी सच में जरूरत है? लेकिन हाँ, ये तुम्हारा फेवरेट है। तो ये देखकर कोतोनो कहती है, लगता है मेरी टैक्टिक काम आ रही है। फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं जहाँ पर कोतोनो कहती है, मेरा दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है, सच में ओनी-चान बहुत ज्यादा कूल है। फिर उसे अपने पैरों में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसे बूट्स को पहना था। और तभी वो रुक जाती है और वहीं बैठ जाती है। अराता उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पर तभी उसकी नजर गलत जगह पे पड़ जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर वो दूसरी तरफ घूम कर कहता है, अरे पैंटी, ये क्या, मैंने क्या देख लिया ये? अब ये देखने के बाद तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वियर्ड हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोतोनो की पैंटी पहले नहीं देखी है, लेकिन इस बार ये कुछ अलग है। पता नहीं कोतोनो के साथ इस बार क्या हो रहा है, क्या तुम खुद से खड़ी हो सकती हो? तो कहती है हाँ। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर वो एक राइड पर बैठते हैं। तो वहाँ पर जो लड़की काम करती थी वो कहती है, प्लीज इसे टाइट से पकड़ लीजिएगा। उसके बाद वो राइड स्टार्ट होने लगती है तो कोतोनो उसी को पकड़ लेती है और अपने मन में कहती है, अब मैं और अच्छे से करूंगी। अराता कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही पास आ रही हो, क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है? तो कोतोनो कहती है, नहीं। उसके बाद वो राइड स्टार्ट हो जाती है और कोतोनो उसे नहीं छोड़ती। उसके बाद वो राइड खत्म हो जाती है और कोतोनो राइड में ली हुई फोटो को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अराता उसे देखता है, उसे फिर से वही वाली बात याद आ जाती है। अराता फिर समझ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोतोनो कहती है, अब लंच टाइम हो चुका है, मैं हैमबर्गर खाना चाहती हूँ। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पर वो हैमबर्गर खाते हैं और कोतोनो को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अराता उसे देखकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तभी कोतोनो खाना बंद करती है और अपने प्लान 4 को स्टार्ट करती है, जिसमें कि उसे दिखाना है कि वो कितनी ज्यादा पॉपुलर है। इसलिए वो सबसे पहले अराता को बोलती है, मेरी क्लास में एक लड़का है जिसने मुझे प्रपोज किया था, पर वो इसके बारे में झूठ बोल रही थी। वो उससे पूछती है, तो क्या तुम मुझे इस बारे में एडवाइस दे सकते हो कि मुझे उससे क्या जवाब देना चाहिए? तो अराता कहता है, कोतोनो मैं तुम्हें सलाह जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें इन सबको खुद से सोचना चाहिए। तो कोतोनो कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओनी-चान। और अपने मन में कहती है, ओनी-चान सच में काइंड हार्टेड इंसान है। फिर वो कहती है, मेरा पेट भर गया, अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद वो फिर से एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो कुछ सामान खरीदते हैं। अब वो लोग वापस जाने लगते हैं, तभी रास्ते में कोतोनो अराता का हाथ पकड़ लेती है। तो अराता ये देखकर शर्माने लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। कोतोनो कहती है, मुझे बात कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? पर अराता बार बार वही बातें याद कर रहा था। कोतोनो अपने मन में कहती है, मैं अराता को जरूर अपना बनाकर ही रहूंगी। वो दोनों एक शो को देखने के लिए चले जाते हैं जो कि एक लाइव शो था। अराता उसे देखकर कहता है, ये तो सही में ब्यूटीफुल है। लेकिन कोतोनो उसे देखकर कहती है, मैं कब से अराता के साथ ऐसे ही घूमना चाहती थी और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अराता मेरे साथ एंजॉय कर रहा है, इसीलिए अब मुझे और ज्यादा अच्छे से करना होगा। अराता कहता है, कोतोनो देखो अब रात हो गई है तो अब हमें चलना चाहिए। और जैसे ही वो जाने लगते हैं, अराता देखता है कोतोनो ठीक से चल नहीं पा रही है, इसलिए वो उससे कहता है, अपना पैर मुझे दिखाओ। तो वो अपना पैर दिखाती है, इसके एड़ी के पीछे की स्किन हट गई थी। अराता कहता है, ये सब इसीलिए
हुआ है क्योंकि तुमने पहली बार ऐसे जूते पहने हैं। तो वो माफी मांगने लगती है और अपने मन में कहती है मैंने इस पूरे टाइम में इसे छुपा कर रखा, लेकिन अराता ने इसे देख ही लिया। अराता कहता है लगता है हमें मदद की जरूरत है, इसलिए तुम टैक्सी बुलाकर घर चली जाओ। और वो मना करने लगती है और अपने मन में कहती है मैं ऐसे इस डेट को खत्म नहीं कर सकती। तो अराता से पूछता है तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तो कोतोनो कहती है मैं पार्क जाना चाहती हूँ, घर नहीं। फिर कोतोनो उससे कहती है अराता क्या तुम इसे पकड़ सकते हो। और अराता तो उसी को उठा लेता है, लेकिन कोतोनो तो शूज की बात कर रही थी। फिर वो उसे उठाकर कहता है मैं तुम्हें उठाकर वहाँ तक ले जाऊंगा। तो ये देखकर कोतोनो बहुत खुश हो जाती है और वो अपने हाथों को उसके गले के पीछे ले जाती है। अराता उसे ले जाने लगता है। वो दोनों पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर कुछ कपल्स आपस में प्यार मोहब्बत कर रहे थे। देखकर दोनों को ऑकवर्ड फील हो रहा था। कोतोनो कहती है हम लोग पार्क में आ गए हैं, लेकिन लगता है अब ये सब यहीं पर खत्म होने वाला है। और वो मिनामी की बात को याद करने लगती है। अभी अराता कहता है कोतोनो कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया है, तो अब हमें घर जाना चाहिए और तुम्हारे पैर में चोट लगी है इसीलिए हमें टैक्सी से जाना होगा और आज के लिए इतना फन काफी है। तभी वो कह देती है मुझे लगता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ अराता, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए, मेरा मतलब है। तो ये सुनकर अराता ब्लश करने लगता है। कोतोनो कहती है मैं इस बात के लिए सीरियस हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम अभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखते। अराता मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये कहकर वो रोने लगती है और उसे रोता देख वो कहता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कोतोनो, तुम सच में ही पहले से बहुत अच्छी दिखती हो। और ये सच है क्योंकि तुम्हारे पास जो तुम्हारे ब्यूटीफुल हेयर, तुम्हारी फेयर स्किन जो कि तुम्हें मॉम से मिली है और तुम्हारी आंखें, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ तुम थोड़ी सी रेकलेस हो पर तुम हमेशा से ही हार्ड वर्किंग रही हो और मैं कह सकता हूँ कि हर लड़का तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड चाहता होगा क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। और मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी हो सकती हो और मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें हमेशा से गलत तरीके से ट्रीट किया है और मैं इसीलिए तुम्हें अवॉइड करता था क्योंकि तुम सबसे छोटी हो। और मैं समझ गया हूँ कि मैं तुमसे क्यों भागता था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें एक बच्ची की तरह ट्रीट करता था। लेकिन मैं तुम्हें एक लड़की की नजर से देखूं तो तुम सच में ही बहुत ही ज्यादा अच्छी हो कोतोनो, और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हमेशा से एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है और अब तुम मेरी नजरों में इनक्रेडिबल हो कोतोनो, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो और सब चीजों के लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को नहीं जान सकता कोतोनो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और इसके लिए अगर तुम नहीं भी बदलती हो तो कोई मैटर नहीं करता। और फिर वो कोतोनो को देखता है जो कि ये सब सुनकर और रो रही होती है। तो अराता अपनी तरफ से उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है लगता है शायद से मैं ज्यादा सेल्फिश हो गया था, ये लो रुमाल और रोना बंद करो। पर कोतोनो अभी भी रो रही होती है। तो अराता कहता है मैं सच में तुम्हारी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करता हूँ। कोतोनो कहती है अराता तुम काफी डेंस और बुरे हो, लेकिन ये सब सुनकर मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने आखिरकार मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट किया और तुमने ये भी कहा कि शायद से तुम्हें मेरी जैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए और यही मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है। अभी अराता फिर से कहता है अब बहुत ज्यादा रात हो गई है तो अब हमें चलना चाहिए और तुम्हारे पैर में चोट लगी है इसीलिए हमें टैक्सी बुक कर लेनी चाहिए। तभी कोतोनो फिर से कहती है लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ ओनी-चान, और उठकर अराता को किस कर लेती है। ये देखकर अराता शॉक हो जाता है और उससे कहता है कोतोनो ये सब क्या था। तो कोतोनो कहती है ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे गोद में उठाकर यहाँ तक लाए और मुझे घर जाने का रास्ता पता है तो चलो। तो अराता उसे देखता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। तो ये देखकर अराता ब्लश करने लगता है। फिर वो उससे पूछता है जो तुम्हारे पैर में चोट थी उसका क्या। तो वो कहती है वो पहले ही हील हो चुका है। तो अराता कहता है ये सच नहीं है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें अगले दिन के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोतोनो, मिनामी और ऊका अराता के लिए पजामास खरीद के लाए थे और वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। अराता कहता है ये सब क्या है। तो वो तीनों बताते हैं हम आज तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गए थे जहाँ पर हमने तुम्हारे लिए पजामास खरीदे, लेकिन हम लोगों की पसंद अलग अलग थी इसलिए तुम्हें ही चूज करना होगा कि सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है। अराता कहता है मैंने तुम लोगों से कब कहा कि तुम मेरे लिए ये सब लाओ। ऊका कहती है तो गुस्से में आ गया। वो दोनों भी कहते हैं हाँ हाँ। तो ऊका कहती है मुझे ऐसा फील हुआ कि अराता को उसके लिए नए पजामास चाहिए, मेरा मतलब है हम दोनों ट्विंस जो हैं। तो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अराता कहता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर वो लोग जिद करने लगते हैं कि एक बार ट्राई करके देखो। और ऊका तो अपने अलग ही सोच में पड़ी हुई थी, वो चाहती थी कि वो अराता के साथ नहीं छोड़ो और शायद से कोतोनो और मिनामी भी यही सोच रही थी। और ये है इनकी पजामा वॉर। तो अराता कहता ठीक है तुम लोग बाहर जाओ, मैं बारी बारी से तुम्हारे लाए हुए पजामास पहन कर देखता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ऊका का लाया हुआ पजामा पहनकर बाहर आता है और कहता है हाँ ये थोड़ा अच्छा तो है। फिर वो मिनामी के लाए हुए कपड़े पहनता है। मिनामी उसे देखकर कहती है मैं आखिरकार इस कपड़ों में अराता की बॉडी को देख सकती हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फिर वो खुद को मारने लगती है अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। अराता कहता है ये अच्छे कपड़े का पर ये तो जिम ड्रेस है। और वो कहता है लेकिन मुझे ये पसंद आया। ये सुनकर मिनामी खुश हो जाती है और उन दोनों के सामने फ्लेक्स मारने लगती है। तभी कोतोनो देखती है मिनामी ने कुछ और भी खरीद रखा है। तो कोतोनो उसके पास आती है और वो जैसे ही निकालने वाली होती है मिनामी उससे छीन लेती है। तो ऊका कहती है रुको जरा हमें भी दिखाओ ये क्या है। तो कहती है ये मेरे लिए है। तो ये सुनकर उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर हमें पता
पता चलता है वो लोग भी अपने लिए सेम मैचिंग वाले पजामा लेकर आए हैं। तो ये देखकर वो तीनों एक दूसरे से कहने लगते हैं कि तुम मेरी कॉपी कर रही हो, और तीनों साथ में पूछते हैं अराता बताओ कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है, जल्दी से चुनो। तो अराता ये सुनकर ब्लश करने लगता है, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, मैं इन्हें बारी बारी से पहन लूंगा। अब हमें अराता को दिखाया जाता है जो कि एक मैगजीन पढ़ रहा होता है जिसमें उसके डैड के बारे में लिखा हुआ था। वो ये देखकर कहता है डैड ने आखिरकार कर ही दिखाया। फिर वो अपने घर से बाहर आता है और कहता है मेरा नाम है अराता सियोनजी, मैं सेकेंड ईयर हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं टोक्यो में मेट्रो एरिया में रहता हूँ, और मेरे डैड का नाम है कनामे सियोनजी और उन्होंने एक फेमस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन चालू किया है, और जो भी मुझे गॉड ने दिया है उसके बेसिस पर मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है अपने लाइफ में ज्यादा हार्ड वर्क करने की। लेकिन जब उनके डैड ने बोला कि तुम लोग रियल सिबलिंग्स नहीं हो तो उसे अब थोड़ी बहुत चिंता होने लगी। तभी वहाँ पर कोई आकर कहता है अराता, और ये उका होती है जो कि कहती है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अपना नाम लेते हुए वॉक क्यों कर रहे हो। फिर अराता कहता है ये लड़की है उका सियोनजी जो कि मेरी ट्विन है। अराता कहता है तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। उका कहती है तुम्हारा चेहरा बोरिंग लग रहा है, और तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेती है तो वो हैरान हो जाता है। उका कहती है चलो अब हम साथ में स्कूल चलते हैं। अराता कहता है तुम जैसे कह रही हो वो बिल्कुल ही वियर्ड लग रहा है, और अराता उका को अपने इतने पास देखकर शर्मा रहा होता है। फिर वो बताता है रिसेंटली ही मेरी तीनों बहनों ने आपस में डिस्कस कर लिया कि उन्हें मैं पसंद हूँ, और अगर मैं उनमें से किसी को चुनता हूँ तो वही मेरी वाइफ बनेगी। पता नहीं आजकल ये सब क्या हो रहा है। तभी उका कहती है वैसे मुझे याद आया कल कुतोनो घर लेट पहुंची थी। तो अराता कहता है कुतोनो के बारे में क्या कह रही हो। तो उका कहती है मुझे पता है कि तुम दोनों पुरलैंड गए थे जहाँ पर शायद से तुम लोग क्लोज आ गए होंगे, और मुझे लग रहा है कि तुम लोग वहाँ पर अच्छी यादें बिता कर आए हो। तो ये सुनकर अराता को कुतोनो की वो किस याद आ जाती है। तो ये सुनकर वो और ज्यादा शर्माने लगता है, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि स्पेशल यादें बना के लाए होंगे। तो उका कहती है मेरा कहने का मतलब तो कुछ नहीं है। अच्छा मैं समझ गई। फिर अराता बताता है ये लड़की है मिनामी सियोनजी, इस फैमिली की चौथी बेटी, और मिनामी उन दोनों को इतने पास देखकर कुछ गलत समझ लेती है। अराता उससे कहता है मिनामी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मिनामी उसे बताती है मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी ताकि हम लोग साथ में स्कूल जा सके, और वैसे तुम लोग सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो। लेकिन फिर वो भी उका की तरह उसे पकड़ के कहती है तो मैं इस तरफ की जगह को ले लेती हूँ। अराता कहता है तुम क्या कह रही हो। तो मिनामी उसे देखकर स्माइल करती है, तो अराता ब्लश करने लगता है और वो लोग चलने लगते हैं। अराता कहता है इस तरीके से चलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तभी वहाँ पर कुतोनो आ जाती है जिसे देख के अराता बताता है ये लड़की है कुतोनो सियोनजी, और ये सियोनजी फैमिली की 5वीं बेटी है। घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब कुतोनो भी उसे ऐसे ही पकड़ेगी। वो उससे पूछता है कुतोनो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो भी बताती है मैं भी तुम्हारे साथ स्टेशन तक जाना चाहती हूँ। अराता अपने मन में सोचता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है, और अब कुतोनो भी उसे पकड़ लेती है। अराता बताता है आजकल हम लोगों के बीच पहले से ज्यादा बॉन्डिंग बन रही है, और वो उन बीती हुई बातों को याद करने लगता है जहाँ पर उन लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताई थी। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे किसी बात को लेकर बात कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है मुझे पता नहीं कि वो मेरे कन्फेशन का कैसा जवाब देगी, पर उसका दोस्त कहता है तुम चिंता मत करो, तुम एक बार कोशिश करके देखो। फिर वो बंदा सेहा के पास आकर उससे अपनी फीलिंग्स को कह देता है, तो वो बताती है जो तुम फील कर रहे हो उसे ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं। ये सुनकर वो कहता है अरे ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है। सेहा बताती है ऑक्सीटॉक्सिन होता है लव हार्मोन, और यही तुमसे दूसरे के लिए अपने मन में फीलिंग्स पैदा करता है। तो वो बंदा कहता है वैसे मुझे इस बारे में पता नहीं था। सेहा कहती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। यहाँ पर बात खत्म हुई और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ घर पर उका उससे कहती है क्या तुमने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया। तो सेहा कहती है हाँ मैंने ऐसा कर दिया, मुझे किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं बनना और ना ही मैं इसमें इंटरेस्ट रखती हूँ। वैसे भी मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मुझे उसमें पढ़ाई करनी है। उका कहते तुम्हें क्या लगता है प्यार करना कोई गलत बात है। प्यार उसे कहते हैं जो कि तुम ऐसे इंसान से करते हो जिसके साथ तुम हमेशा रहना चाहते हो, और मुझे पता है कि तुम कभी भी किसी के प्यार में नहीं पड़ोगी। कभी बनरी आकर कहती है अच्छा उका ऐसी बात है, तो बताओ तुमने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया। उका कहती है मेरी बात नहीं है, और उका की बात सुनकर सेहा सोच में पड़ जाती है। फिर हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेहा स्पोर्ट्स पीरियड में भाग रही थी। अब उनका कैप्टन कहता है ठीक है सब मेरे तरफ ध्यान दो, अब तुम लोगों को पेयर्स में बंटना होगा। उसके बाद वो लोग 2-2 की टीम बना लेते हैं, पर सेहा को सब छोड़ देते हैं और उसे देखकर बाकी सब बात करने लगते हैं कि अरे वो देखो सियोनजी सान हमेशा अलग छूट जाती है। और सारे बच्चे बात करने लगते हैं कि हर कोई इसके साथ इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ये एक बेवकूफ लड़की है। जब भी कोई इससे बात करने की कोशिश करता है तो ये उसके साथ ऐसे बात करती है कि उस बंदे का मूड खराब हो जाए। और अराता सेहा को ऊपर से देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपने फोन में देखती है फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो किसी से भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। फिर वो अपनी मॉम की दी हुई रिंग को पहनकर देखती है और कुछ सोच रही होती है।
है। अब हमें उनके हाई स्कूल का कल्चर फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कुछ लोग अपने अपने थीम्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। फिर हमें सेहा को दिखाया जाता है जहाँ पर उससे एक लड़का कहता है ठीक है तो तुम इसे ले जाओ और जिम के स्टोरेज क्लोजेट में रख दो। तो सेहा कहती है ठीक है। तो वो कहता है तुम किसी की मदद ले लो ताकि ये ज्यादा मुश्किल ना हो। तो ये सुनकर वो सबसे बात करने की कोशिश करती है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो ये सब देखकर वो खुद को अकेला समझने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और अकेले उसे उठाकर ले जाने लगती है। पर तभी उसमें से कुछ गिर जाता है तो वो उसे नीचे झुककर उठा लेती है और जब वो वहाँ से जा रही होती है वहाँ पर ऊका आकर कहती है सेहा। तो उससे कहती है ऊका। तो कहती है हाँ मैं ही हूँ। सेहा पूछती है अच्छा तो तुम्हारी क्लास कैफे खोल रही है? तो कहती है हाँ, और देखो मैं कैसी लग रही हूँ, ये अमेजिंग है ना। फिर सेहा वहाँ से चली जाती है। अभी ऊका सुनती है कि कुछ बच्चे सेहा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। फिर सेहा लंच करने के लिए आ जाती है जहाँ पर वो फिर से क्लास ग्रुप को चेक करती है जहाँ पर सेहा के गिराए हुए सामान के बारे में बात हो रही थी। तो देखकर वो सोचने लगती है कि वो इतनी सी बात पर मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर फिर भी वो ज्यादा उसे सीरियस नहीं लेती और अपने लंच को खाने लगती है। फिर उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है जहाँ पर कुछ बच्चे साथ में मिलकर खाना बना रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि तुमने सेया सेयोंजी के बारे में सुना? तो दूसरा बंदा पूछता है कौन सी बात? पहला बंदा बताता है मुझे पता चला है कि सेया सेयोंजी अपने एक अकाउंट पर अपनी सेक्सी वीडियोस डालती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है मुझे लगा नहीं था कि इतनी अमीर बाप की बेटी ये सब करेगी। और वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि सेया सेयोंजी किसी बूढ़े इंसान के साथ डेट कर रही है। उसके बाद घर पर ऊका सबको वो रूमर्स के बारे में बता देती है। तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि सेहा के बारे में क्लास में कैसी कैसी रूमर्स फैल रही है। मिनामी कहती है वैसे जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं उसका कोई भी फायदा नहीं है। पर ऊका कहती है नहीं तुम गलत हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब सेहा को इससे प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो बनरी भी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, सेहा एक अच्छी लड़की है पर पता नहीं वो लोग उसके साथ फ्रेंडली क्यों नहीं रह रहे। तभी सियोन पूछता है वैसे ये बताओ उसके बारे में ये सारे रूमर्स कहाँ से आए? पर ऊका कहती है ये तो मुझे नहीं पता। तो सियोन कहता है तो हम लोगों को भी साथ में मिलकर उसके लिए कुछ अच्छे रूमर्स फैलाने होंगे। फिर हमें सेया को दिखाया जाता है जो कि लेटकर अपनी मॉम की रिंग देख रही थी। उसके बाद अगले दिन वो स्कूल जा रही होती है पर तभी उसके पीछे से एक बंदा आकर कहता है अच्छा तो तुम हो सेया सेयोंजी। वो पीछे घूमती है पर तभी वो बंदा उसके हाथ को पकड़ के उसे दीवार में लगा देता है और वहाँ पर दो बंदे होते हैं। पहला बंदा कहता है चुप रहना नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये सुनकर सेया डर जाती है। वो बंदा उसे चुप रहने के लिए कहता है। सेया ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई होती है। फिर वो बंदा उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन उसके मुंह की बदबू से सेया को प्रॉब्लम हो जाती है और वो अपने फेस को कवर कर लेती है। तो वो बंदा कहता है बस अब बहुत हो गया, चलो अब चुपचाप से अपनी स्कर्ट हटाओ, और उसके स्कर्ट के अंदर हाथ डालने लगता है। ये देखकर सेहा बहुत ज्यादा डर जाती है लेकिन तभी कोई उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है और ये अराता होता है जो कि कहता है ये बता तुम ये क्या कर रहे हो। उसे देखकर सेया अपने मन में कहती है ये तो अराता है। वो बंदा कहता है तू कौन है, जल्दी से मेरा हाथ छोड़। उसका दोस्त कहता है अरे ये तो उसका भाई है। तो ये सुनकर वो बंदा वहाँ से भागते उसे गाली देने लगता है। अराता कहता है इनकी प्रॉब्लम क्या है और ये शायद से हमारे बगल वाले स्कूल के बच्चे हैं। सेजो की सिक्योरिटी दिन ब दिन खराब होते जा रही है। और फिर वो सेहा को देखकर कहता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो देखता है सेहा बहुत ज्यादा सहम गई है और वो अपने कपड़े ठीक करने लगती है। ये देखकर अराता सीरियस हो जाता है और उससे कहता है सेहा क्या तुम ठीक? तो कहती है मैं ठीक हूँ और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सेहा उसे समझाती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़के के अंदर उसके इमोशंस यानी कि उसका दिमाग ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा था जिससे कि उसे ऐसी फीलिंग्स आई। और साइंस के मुताबिक ऐसा तब होता है जब कोई आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और ऐसा ही हमारी फैमिली में भी है। अगर डैड हमें प्यार करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जिससे हमें खुशी होती है और इसे साइंस ने प्रूव किया है। लेकिन अराता कहता है ये सुनने में तो बड़ा सस्पिशियस है, तुम्हें पता है कभी कभी साइंस भी गलत होता है। तो सेहा उसे देखने लगती है। अराता कहता है प्लीज सेहा अपने दिमाग में गलत आइडियाज मत लाओ। तो सेहा कहती है तुम गलत समझ रहे हो और वैसे भी अब हम रियल सिबलिंग्स नहीं है और इस बीच हम में भी ऐसी चीजें हो सकती है और ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी सिस्टर की फीलिंग ज्यादा है कि कम। पर अराता को उसकी बात समझ नहीं आती और सेहा अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। फिर ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर सेहा बाहर आकर देखती है तो अराता वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था और वो उसके साथ जाने लगता है। और रास्ते में वो कहीं जाने की बात करते हैं और सेहा उसे गेम मार्केट पर ले आती है। अराता कहता है तुमने अचानक से यहाँ आने का प्लान क्यों बना लिया? सेहा उसे बताती है मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि डोपामाइन क्या होता है। अराता कहता है मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मुझे समझाओ। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर लोग उन्हें देखकर कहने लगते हैं अरे वो देखो वो तो सेया सेयोंजी है ना, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, क्या मैं उससे जाकर बात करूँ? तो उसका दूसरा साथी कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसके साथ उसका गोरिल्ला भाई भी है। लेकिन अराता ये सुन लेता और कहता है कि किसको गोरिल्ला कह रहे हैं। और वो सेहा को लेकर अपने मन में सोचने लगता है कि वो आज मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी में सिक्योर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले भी ऐसी जगहों पर आ
रखी है। क्या ये जब घर आती है तो ऐसी आर्किड वगैरह में रुकती है, और ये आज मेरे साथ आई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सिबलिंग डेट है। उसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं जहाँ पर सेया उसे बताती है, मैं तुम्हें बता दूं, हैप्पीनेस को लाने के लिए 3 सबसे बड़ी चीजें होती हैं। पहली हैप्पीनेस होती है जिसमें कि आप जिसको पसंद करते हो उसके लिए आप ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करते हो, और जब तुम उसे पा लेते हो तो तुम्हारे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। तो ये थी पहली हैप्पीनेस। अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दूसरी हैप्पीनेस बताती हूँ। आराता को समझ नहीं आता कि ये क्या बकवास करे जा रही है। तभी वो देखता है कि सेया ने एक गेम को जीत लिया है। ये देखकर वो कहता है, अरे सेया तुमने ये कैसे जीत लिया, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सेया बताती है, अगर तुम मैथ के और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बहुत ज्यादा इजी है, और इस मशीन को भी तो एक इंसान नहीं बनाया है। फिर वो उसे और भी चीजें समझाने लगती है और कहती है, ये थी दूसरी तरीके की हैप्पीनेस, और यहीं पर डोपामाइन रिलीज होता है। सेया कहते, चलो मैं दूसरे फ्लोर पर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो। आराता कहता, मेरे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। और कुछ टाइम बाद वो बहुत सारे चॉइस को जीत लेती है। आराता कहता, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तुमने ये कैसे किया। सेया कहती है, मैंने तुम्हें अभी तो बताया, अगर तुम अपने स्किल के बेसिस पर इसे करोगे तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे, लेकिन अगर तुमने इसे मैथ के और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर वो उससे कहती है, मुझे याद आया, मुझे एक और जगह पर जाना है। तो आराता उसके साथ चला जाता है, और सेया एक जगह पर आकर क्रिप्स खरीद कर खाने लगती है। आराता कहता है, ये क्या हो रहा है, हम दोनों घर जाने से पहले क्रिप्स खा रहे हैं और गेम मार्केट घूम रहे हैं, ये तो धीरे धीरे एक डेट की तरह बनती जा रही है। फिर सेया बताती है, ये है तीसरी तरीके का हैप्पीनेस, जिसमें कि ज्यादा शुगर खाने से हमें अच्छा लगता है और डोपामाइन रिलीज होता है। आराता अपने मन में सोचता है कि फिर से डोपामाइन पर जा रही है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि शियोन ने उसे सेया की वो पिक्चर्स दिखाई थी जो कि ऑनलाइन अपलोड हो रही थी, जिसमें कि सेया अपने कपड़ों को उतार रही थी। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो ऐसा खुद कर रही है या फिर उसे कोई ब्लैकमेल करने के लिए सब कर रहा है। हम लोगों को ये जल्दी से पता लगाना होगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए जा रही थी। अभी वहाँ सेया आकर बोलती है, सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो लड़की पीछे घूमती है और सेया को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, बोलो क्या बात है। सेया वो पिक्चर उसे दिखाते हुए कहती है, शायद से अकाउंट तुम्हारा है, तो क्या तुम ये सब बंद करोगी, और प्लीज क्या तुम इसे डिलीट कर सकती हो। दूसरी तरफ आराता के पास ओका आकर उसे बताती है कि सेया 3rd ईयर क्लासरूम की तरफ गई है, और वो उसे सब कुछ बता देती है। तो आराता जल्दी से उधर जाने लगता है, और दूसरी तरफ वो लड़की कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने किया है। तो सेया बताती है, मैंने कुछ टाइम पहले तुम लोगों को इस बारे में बाथरूम के अंदर बात करते हुए सुना था। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रही हो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सेया उसका हाथ पकड़ के कहती है, प्लीज रुको। तो लड़की कहती है, तुम ये सब क्या कर रही हो, बहुत अनोइंग है, ये सब बस एक मजाक था। पर सेया ये सुनकर उसे फिर से साइंस की बातें बताने लगती है कि तुमने ये मजाक किस लिए किया है, और वो ये भी बताती है कि आजकल कुछ दिन से मेरा भाई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और ये सब सिर्फ इस पोस्ट की वजह से हो रहा है। तो लड़की कहती है, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, तुम और तुम्हारे सिबलिंग्स बहुत ही ज्यादा बेकार है, और तुम लोग इतना ज्यादा उछलते इसलिए हो क्योंकि तुम कनामी सियोनजी के बच्चे हो। तुम्हारी जो 1st ईयर सिस्टर है जो कि एक ओलंपिक कैंडिडेट थी, उसके पैर में एक छोटी सी इंजरी क्या आ गई, उसने हमारे स्कूल के इतने इंपॉर्टेंट गेम को हरवा दिया। और तुम्हारी 2nd ईयर सिस्टर जो कि ऐसे एक्ट करती है कि वो एक सेलिब्रिटी है, लेकिन उसने बहुत दिनों से स्कूल को छोड़ रखा था, और ये सब दिखाता है कि तुम और तुम्हारे भाई बहन तभी बेकार हैं। तो ये सब सुनकर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। तो सेया कहती है, हाँ ये सच है कि मिनामी थोड़ी केयरलेस है और ऊका थोड़ी मूडी और इमोशनल है, लेकिन इन बातों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो अनमिच्योर है, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे भाई बहन को गलत सलत बोले, तो इसीलिए अपने शब्दों को वापस लो। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और उसे धक्का देते हुए कहती है, सबसे पहली बात तो मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं है, और जैसे तुम सबको ट्रीट करती हो वो बिल्कुल ही इडियट जैसा लगता है, और दूसरी बात, जो तुमने तानाबाची कुन को रिजेक्ट किया उस वजह से उसने सुसाइड कर लिया, और दूसरे शब्दों में तुम उसकी किलर हो, और तुम तब भी चाहती हो कि तुम्हें सब पसंद करे, और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसके सामने आराता आ जाता है और वो उसका थप्पड़ अपने ऊपर खा लेता है। ये देखकर वो लड़की और सेया बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सेया उसे देखकर कहती है, आराता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर आराता कहना शुरू करता है, तुम ये सब क्या कह रही हो, मैं नहीं जानता कि मेरी बहन क्या फील करती है, और तुम्हें जो लगता है कि वो ऐसे एक्ट करती है कि वो अनोइंग है, लेकिन उसने इस तरीके से खुद को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, और इसकी पर्सनैलिटी इसके लिए ठीक है, लेकिन लोगों को ये गलत लगता है, और मैं नहीं जानता कि वो मेरी बात सुन रही है या नहीं, लेकिन ये मेरी एक प्रीशियस सिस्टर है, और अगर तुम उसे चोट पहुंचाना चाहोगी तो उससे पहले मुझसे गुजरना होगा। तो वो लड़की कहती है, अपनी बकवास बंद करो, और उसे लगातार थप्पड़ मारने लगती है और बोलती है, मर जाओ तुम लोग। सेहा ये देखकर आराता के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो लड़की आराता को मार मार के थक जाती है और कहती है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, चलो यहाँ से, और वो अपनी दोस्तों के साथ चली जाती है। फिर सेहा आराता की तरफ देखती है और उससे कहती है, आराता। पर आराता कहता है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो सेहा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। आराता कहता है, ये अच्छी बात है। फिर हमें स्कूल के नर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आराता चिल्ला रहा था कि अरे इसमें दर्द हो रहा है, आराम से करो। सेहा फिर से साइंस की बातें
बातें करने लगती है और कहती है अगर मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो इसमें जम्स लग जाएंगे और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अराता कहता है पर ये तुम क्यों कर रही हो? सेया बताती है क्योंकि यहाँ पर नर्स नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें ये ट्रीटमेंट दे रही हूँ। और ये बताओ तुमने ये मेरे लिए क्यों किया? अराता कहता है मैं बस करना चाहता था। लेकिन वो कहती है मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या फीलिंग्स आई जब तुमने मुझे बचाया। वो कहता है हम दोनों साथ में बहुत टाइम से हैं पर फिर भी तुम मुझसे आंसर मांग रही हो। और सेहा को समझ नहीं आता। तो अराता कहता है मैं कोई स्मार्ट नहीं हूँ जैसे तुम हो, और ऐसी कोई एक चीज नहीं है जिससे कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकूं। और मुझे ये भी पता है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, और जो लड़की मेरे साथ 17 साल से रह रही है वो मेरी प्रीशियस बहन है। तो मैं ऐसे ही खड़े होकर किसी को उसे थप्पड़ मारते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि तुम मेरे लिए प्रीशियस क्यों हो सेहा। तो कहती है चांद लगाओ। तो कहता है हाँ हाँ चांद। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा इमोशनल होगे। ये बहुत ज्यादा क्यूट था जैसे कि एक छोटा भाई होता है। उसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं, जहाँ पर सेया उससे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए? तो अराता कहता हाँ मैं इसलिए तुम्हारे साथ जा रहा हूँ क्योंकि फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। और वो लोग जैसे आगे बढ़ते हैं वहाँ से एक बंदा गुजरता है जिसे देखकर सेहा को उसी बंदे की याद आ जाती है जिसने उसे पकड़ा था। फिर वो बंदा सेहा के बगल से जाता है पर उससे टकराते हो जाता है, इसलिए सेहा का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। लेकिन उसके गिरने से पहले अराता उसे पकड़ लेता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था, अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती। अच्छा ये बता तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ। अराता कहता है अरे यार तुम्हें अचानक से जंप नहीं करना चाहिए तो पहले बता तो देती, और वैसे भी ये वो बंदा नहीं था जिससे तुम पहले मिली थी, और तुम्हें स्टेयर्स के एज पर नहीं चलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है सेया चांद। फिर उसे वो वक्त याद आता है जब उसने अराता के कमरे में जाकर उसकी पल्सेस को चेक किया था और उसे सब कुछ नॉर्मल लगा था। लेकिन इस बार सेहा को अराता के लिए फीलिंग्स आने लगती है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। फिर अराता उससे कहता है अगर तुम फिर से स्टेयर पे चली तो फिर गिर जाओगे, इसीलिए हमें अब मेन रोड से जाना चाहिए। अरे सेया चांद क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तो कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और अभी भी सेया की हार्ट बीट बहुत तेज तेज चल रही थी। फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उका अराता की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी कि उसने सेया को कैसे बचाया और उस लड़की से कैसे फाइट की। मिनामी भी कहती है जैसा कि हम अराता से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो वैसा ही है। मंत्री कहती है क्योंकि वो हमारे फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। और हाँ याद आया मुझे युका, तुम कुछ टाइम पहले बेल के साथ फ्लोर पर खेल रही थी। तो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, वो तो मैं बस उठने ही वाली थी लेकिन वहाँ अराता आ गया था इसलिए उसने मुझे उठा दिया। तो दोनों भी अपने मन में सोचती है अब से मैं भी अराता को प्रोटेक्ट करूंगी। कभी मनवी कहती है वैसे क्या हुआ वो दोनों घर आकर अपने अपने रूम में क्यों चले गए? सेया का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया था और वो अभी भी अराता के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ से अराता निकल कर आता है। तो सेया उससे पूछती है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? लेकिन वो कहता है ये बस एक स्क्रैच है, इसमें ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। सेया कहती है मेरा कहने का मतलब है कि क्या तुम्हारे सर में जानलेवा दर्द नहीं हो रहा? अराता कहता तुम डरावनी चीजें कहना बंद करो। तो सेया उससे पूछती है क्या तुम फ्री हो? तो अराता कहता नहीं मैं अभी बात लेने जा रहा हूँ। तो सेया कहती है क्या उसके बाद तुम मुझे थोड़ी वर्कआउट करवाने में मदद करोगे? तो अराता उसके लिए मान जाता है। फिर कुछ देर बाद सेया वहाँ पर आ जाती है। अराता कहता है वैसे तो तुम्हें वर्कआउट पसंद नहीं है तो तुम्हें अचानक से ख्याल कैसे आ गया? तो सेया कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे वर्कआउट में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो सेया को देखता है जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही होती है। अराता अपने मन में सोचता है सेया ने बहुत टाइम बाद मुझसे कोई हेल्प मांगी है तो मैं इसकी हेल्प जरूर करूंगा। उसके बाद वो कहता चलो अब शुरू करो, सबसे पहले हम तुम्हारे पैरों से शुरू करेंगे। सेया कहती है जो मेरे पास अकाउंट था मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो अराता कहता है ये तो अच्छी बात है। सेया कहती है मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें अभी तक थैंक यू नहीं कहा, और वो उसे सारी बातें बताने के बाद थैंक यू कहती है। अराता कहता है अच्छा तो सेया ने खुद को साइड रख के थैंक यू कह ही दिया और उसका ध्यान सेया के पैरों पर जाता है जिस वजह से वो गलत सोचने लगता है। और वो उससे कहता है अभी क्या देख रहा है उसके पैरों को, वो तेरी बहन के पैर हैं। तो सेया उससे कहती है क्या तुम जानते हो जो हम कन्वर्सेशन करते हैं वो नाइट सिंड्रोम की वजह से होता है, और इस बारे में कभी कभी साइंस भी गलत साबित हो जाती है, और जो मैंने तुमसे नर्स ऑफिस में कहा था ये उससे सिमिलर है। तो अराता कहता है हाँ, और वो उसे और भी साइंस की चीजें बताने लगती है। लेकिन वो सीधा उससे पूछ लेता है तुम ये कहना क्या चाहती हो? तो वो कहती है अगर मैं इसे इलॉजिकल देखूं तो शायद से मेरे अंदर से सच्चाई बाहर आ जाए। तो अराता कहता है और पर वो कुछ भी नहीं कहती। तो अराता अपने मन में सोचने लगता है ये तो अचानक से बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो गया, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहती है, और ये तो हमेशा की तरह बिहेव भी नहीं कर रही। तो उससे कहता है चलो अब तुम्हें दूसरे वर्कआउट की तरफ जाना चाहिए, और वो उससे वेट उठवाने लगता है। फिर वो जैसे पीछे घूमता है सेया उसे पीछे से पकड़ लेती है। उसके अचानक से पकड़ने से अराता हैरान हो जाता है और कहता है अरे तुम क्या कर रही हो? तो सेया कहती है प्लीज चुप हो जाओ, मुझे तुम्हें पकड़ के फील करना है। ये सुनकर अराता और ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम फील करना चाहती हो? मैं तुमसे दोबारा पूछता तुम ये क्या कर रही हो? तो सेया उसे बताने लगती है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे पकड़ूंगी तो साइंस के मुताबिक मुझे बहुत अच्छा फील होगा और मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये मेरे कौन से इमोशन है। अराता कहता है बहुत हो गया, अब तुम्हें मुझे छोड़ना
चाहिए। सेया उससे कहती है मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। वो कहता है अरे तुम क्या बकवास कर रही हो। सेया कहती है बिना किसी रीजन के अपने ब्रदर के लिए ये फील करना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरा हार्ट बहुत तेज चल रहा है और ये जो हार्ट बीट है ये सीधा मुझे बता रही है कि ये प्यार है। तो अराता उसे पकड़ के पीछे हटाता है और देखता है सेया ब्लश कर रही है। वो उससे पूछती है ये सब क्या था, जल्दी मुझे बताओ। तो उससे पीछे हटकर बोलता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ बस एक्सरसाइज करने के लिए आ रही हो। लेकिन सेया कहती है नहीं, इसके लिए और कोई रीजन था, लेकिन मुझे माफ करना कि मैंने खुद का कंट्रोल खो दिया और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी के लिए इतना कुछ फील कर रही हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं कुछ टाइम बाद आकर फिर से कंटिन्यू करूंगी। ये सब देखकर अराता को फिर से वही सीन याद आ जाता है जहाँ पर कोतोनो, उका और मिनामी एक दूसरे से कहते हैं कि हम अराता को पसंद करते हैं। अराता ये सब सुनकर और देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर अराता अपने कमरे में आ जाता है और उन्हीं सब चीजों को सोचने लगता है। दूसरी तरफ मिनामी ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी उका बीच में आकर कहती है रुको मिनामी, इसे ऐसे नहीं बनाते, मैं तुम्हें बताती हूँ कि पैनकेक कैसे बनाते हैं। और वो उसके साथ मिलकर पैनकेक को बनाने लगती है और यहाँ पर इसकी रेसिपी भी लिखी हुई है, आप लोग देखकर घर पर भी बना सकते हो और थोड़ा मेरे पास भी भेज देना। और अब उनका पैनकेक रेडी हो जाता है। तो मिनामी कहती है सबसे पहले मैं इसे खाऊंगी और ये देखने में तो टेस्टी लग रहा है। उका कहती है तुम फूड को देखकर कुछ भी कह लो, लेकिन अगर तुम सेहा को कहोगी तो वो इसे इलॉजिकल कहेगी, है ना सेहा? तो कहती है हाँ। उका कहती है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? तो कहती नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तभी मिनामी बगल से कहती है कल मैंने तुम्हें और अराता को ट्रेनिंग रूम में देखा था, क्या तुम वहाँ पर ट्रेनिंग करने गए थे? तो सेहा कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने उससे कहा था कि वो मुझे वेट लूज करने में मदद करे। तो तीनों बात करने लगते हैं कि ये कैसे हो गया। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि सेहा किसी से मदद मांगे। और अराता भी वहाँ आ जाता है तो मिनामी उसे गुड मॉर्निंग कहती है, तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तभी अराता की नजर सेहा पे पड़ती है तो सेहा उसकी तरफ देखती है तो अराता अपना मुंह घुमा लेता है और ये सब उका और कोतोनो नोटिस कर लेते हैं। कोतोनो उसके पास आकर कहती है बड़े भैया ये आपके लिए। अराता कहता है ये तो देखने में अच्छा लग रहा है, क्या तुमने इसे बनाया है? तो कहती है हाँ। तो ये देखकर मिनामी और उका साथ में कहते हैं अराता तुम्हें हमारा भी खाकर देखना होगा। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सेहा की तरफ देखता है जो कि थोड़ा बहुत शर्मा रही थी। तो ये देखकर वो कहता है मुझे माफ करना पर मुझे भूख नहीं लगी और वो वहाँ से स्कूल जाने लगता है। रास्ते में वो उन्हीं सारी बातों को याद करके खुद के दिमाग को खराब कर रहा था, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेया कहीं जा रही थी, तभी उसे बद्री दिखाई देती है तो वो उसे आवाज लगाती है। फिर वो उससे पूछती है मुझे किसी चीज के लिए तुमसे एडवाइस चाहिए। तो बद्री कहती है हाँ तुम मुझसे कोई भी एडवाइस ले सकती हो। तो कहती है आप उसके लिए कैसा फील करते हो जिससे आप प्यार करते हो? तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है अरे मेरी बहन को प्यार हो गया, आखिरकार वो एक असली लड़की बन गई। वो कहती है अरे नहीं ये बात नहीं है। बद्री कहती है आखिरकार तुम एक परफेक्ट सिस्टर बनी गई, क्या तुम ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे दिल में कौन है? तो सेया उससे कुछ कहने वाली होती है पर तभी उसका फोन बज जाता है और जैसे ही वो अपने फोन को देखती है वो उससे कहती है मुझे माफ करना, तुम मुझसे फिर कभी पूछ लेना। और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने कमरे में आकर किसी से बहुत ज्यादा माफी मांगने लगती है और उसकी हाँ में हाँ मिला रही होती है। बंदी कहती है मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। तो संडे के दिन से होती है जहाँ पर बंदी अराता से कहती है अराता चलो हम एक डेट पर चलते हैं। तो अराता कहता है तुम डेट पर जाना चाहती हो, पर हम पहले भी तो गए थे। उसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं जहाँ पर अराता उससे कहता है ये कोई नेचुरल बात नहीं है जो तुम अपने भाई से बार बार डेट के लिए बोलती हो। बंदी कहती है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। और जो भी आसपास के लोग बंदी को देख रहे थे वो उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर बंदी अराता से कहती है आज थोड़ी ज्यादा ठंड है और जो मेरी न्यू ड्रेस है वो ठंड को रोक नहीं पा रही। तो ये सुनकर अराता अपने मन में बंदी की ड्रेस के बारे में सोचने लगता है। वो उससे पूछता है ये बताओ हम लोग जा कहाँ रहे हैं? बंदी बताती है हम अंडरगारमेंट शॉप पर जा रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो उसे अपने साथ उस शॉप पर ले आती है जहाँ पर हर तरफ अंडरगारमेंट्स ही होते हैं। बंदी वहाँ पर उन सबको देखकर कहती है यार यहाँ पर तो बहुत सारे कलेक्शंस हैं, मैं कुछ भी चूज नहीं कर पा रही। पर अराता ये सब देखकर कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा होता है और अपने मन में गलत गलत सोच रहा होता है। तभी बंदी उससे कहती है अराता तुम्हें ये कैसा लग रहा है, क्या ये अच्छा है? तो ये सुनकर अराता की लिमिट खत्म हो जाती है और वो कहता है ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो बंदी अपने मन में सोचती है अच्छा तो तुम्हें ब्लैक पसंद है। ये सुनकर वो और ज्यादा शर्मा जाता है। फिर बंदी उससे कहती है रुको मैं ट्राई करके आती हूँ। उसके बाद वो चेंजिंग रूम में चली जाती है जहाँ पर अराता भी खड़ा होता है। वो उससे पूछता है क्या तुमने ट्राई कर लिया? तो कहती है 1 मिनट रुको। अराता को समझ नहीं आ रहा था कि बंदी उसे यहाँ पर क्यों लाई है, पर तभी किसी का हाथ अराता को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और ये बंदी होती है। अराता कहता है बंदी तुम्हें क्या कर रही हो? और बंदी उसे चुप होने के लिए कहती है और वहाँ की एक वर्कर कहने लगती है मिस ये आप क्या कर रही हो, आप दोनों को एक साथ अंदर नहीं जाना चाहिए। और बंदी हंसते हुए कहती है अरे चिंता मत करो हम लोग भाई बहन है। तो अराता कहता है अरे नहीं नहीं हम भाई बहन नहीं है। बंदी कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है नहीं ये सब कहने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो अराता चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है हम मुसीबत में नहीं है, तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में आ गए हैं। तो बंदी उसे
शांत करती है। तभी अराता की नजर गलत जगह पे जाती है और वो कुछ ज्यादा ही उस बारे में सोचने लगता है। बनरी कहती है पता नहीं कौन सा अच्छा है, मैं इसे चुन नहीं पा रही। उसके बाद वो अराता की तरफ देखती है तो अराता को वही सीन याद आ जाता है जब सेया ने उसे पीछे से पकड़ के कहा था कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। तो ये सोचकर वो अपने मन में कहने लगता है कहीं बनरी भी ऐसा ना करने लग जाए। तो बनरी उसे देखकर कहती है पता नहीं तुम किस वजह से इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो बनरी के अचानक से घूमने की वजह से अराता को उसका पूरा शरीर दिख जाता है। इस वजह से वो चिल्लाते कहता है नहीं कुछ नहीं। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बनरी कहती है इसमें तो बहुत मजा आया। और अराता गुस्से में कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अपने छोटे भाई को इतना ज्यादा परेशान करना चाहिए। और तभी बनरी उसे आई लव यू कह देती है। फिर वो बात को घुमाते हुए कहती है लेकिन मुझे याद आया यहाँ पर एक और प्लेस है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। पर अराता को समझ नहीं आता कि उसने जो पहले कहा था वो क्यों कहा था। उसके बाद वो लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर बनरी कुछ खरीद रही होती है और अराता अभी तक उसी बात को लेकर परेशान हो रहा होता है। पर तभी उसे याद आता है कि हम लोग बचपन से ही साथ में रह रहे हैं तो उसका ये कहना गलत नहीं होगा। और अराता अब उसे लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होता और अपने मन में कहता है अब बनरी मुझे सच में मेरी बड़ी बहन लगती है। उसके बाद वो सामान खरीद कर वहाँ से जाने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कहता है अरे बनरी। तो बनरी कहती क्यों चांद। अराता को समझ नहीं आता कि ये बंदा कौन है। फिर क्यों कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी बनरी कहती है मैं अपने भाई के साथ बस यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करने आई थी। तो वो अराता की तरफ देखता है तो अराता उसे हेलो कहता है। तो क्यों कहता है चलो बाद में मिलते हैं। बनरी कहती है ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अराता उससे पूछता है वो कौन था। तो बनरी उसे बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। तो ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अराता उससे पूछता है तो आखिरकार तुम्हें कोई मिल ही गया। बनरी कहती है हाँ। अराता कहता है लेकिन वो तुम पर इतना ज्यादा शक क्यों कर रहा था। तो बनरी से समझाती है आजकल के टाइम में ऐसा तो होता ही है इसलिए तुम इसे भूल जाओ। लेकिन अराता को इसकी ये हरकत देखकर शक होने लगता है कि वो मुझसे सब कुछ खुलकर नहीं कह रही। तो ये देखकर वो ये सोचने लगता है कि क्या मुझे भी कोई पसंद करती होगी। लेकिन तभी उसे सेहा की बात याद आ जाती है। इस वजह से वो अपने दिमाग को शांत करता है। फिर दिखाया जाता है कि क्यों उन दोनों को जाते हुए देख रहा है। उसके बाद वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऊका ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि बनरी का बॉयफ्रेंड है क्योंकि क्लोज फैमिली के साथ अपने सीक्रेट छुपाए नहीं जा सकते। अराता कहता तुम इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रही हो। और मिनामी उस पर हंस रही होती है। सेहा कहती है ये मैंने पहली बार देखा है कि इसे कुछ इतना ज्यादा पसंद आया हो। फिर ऊका अराता से पूछती है तुम उससे कहाँ मिले थे। तो उसे बताता है शायद से शिनजुकू में। तो उसके बारे में और भी ज्यादा सवाल पूछने लगती है। तो उसे इतना एक्साइटेड देखकर अराता उसे शांत होने कहता है और उसे बताता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश था। अब देखने से वो मुझसे ज्यादा बड़ा लग रहा था और उसके साथ उसके दोस्त भी थे। तो ये सब सुनकर वो कहने लगती है इसका मतलब वो बनरी का सेनपाई होगा। आखिरकार बनरी को उसका बॉयफ्रेंड मिल ही गया और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी बड़ी बहन शादी करके यहाँ से चली जाएगी। और यही सब बातें वो आपस में कर रहे होते हैं। तभी सेहा उसे बताती है एक दिन जब मैं बनरी से बात कर रही थी तभी बनरी का फोन आया था जिस वजह से वो वहाँ से चली गई थी और शायद से उसी लड़के का फोन था। तभी ऊका अराता से पूछती है वैसे तुम्हें क्या लगता है वो दोनों साथ में कैसे लगते होंगे। तो ये सुनकर अराता अपने मन में उसके बारे में सोचने लगता है और फिर बोलता है वैसे सोचा जाए तो वो बंदा बनरी से थोड़ा रूड होकर बात कर रहा था और उसकी वॉइस कुछ ज्यादा ही कोल्ड थी। तो ये सुनकर ऊका कहती है इसका मतलब वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते होंगे। तो ये सुनकर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अराता पूछता है वैसे बनरी है कहाँ। तो कोतोनो बताती है वो थोड़ी देर पहले यहाँ से गई है। अराता कहता क्या इस वक्त। तो ऊका कहती है तुम क्या सोच रहे हो वो कोई मिडिल स्कूलर नहीं है, वो कॉलेज स्टूडेंट है और वो उसका पहला प्यार है और वो जब चाहे उससे मिल सकती है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल होगा कि वो लोग रात को साथ में डिनर करें। लेकिन अराता तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है, क्या तुम नहीं चाहते कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहे। अराता कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो ऊका कहती है नहीं कुछ नहीं। फिर ऐसे ही करते करते टाइम बीतता है और रात के 2:30 बज जाते हैं। तो अराता अपने रूम से मूतने के लिए बाहर आता है पर तभी उसे एक बात याद आती है जब बनरी ने कहा था कि ये बच्चों के लिए अभी बहुत जल्दी होगा। और अभी भी वो बनरी और उस बंदे के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन वो ये भी सोचता है कि ऊका ने कहा था कि ये सब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। तभी उसे शावर की आवाज आती है। तो कहता है इतनी रात को कौन नहा रहा है। तो वहाँ जाता है जहाँ पर बनरी के अंडरगारमेंट्स और कपड़े रखे हुए थे। तो समझ जाता है कि बनरी यहाँ आ गई है और वो जैसे ही अंदर देखता है तो बनरी पूरे कपड़े उतार कर नहा रही होती है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से पीछे हटता है। लेकिन इस चक्कर में उससे आवाज हो जाती है और बनरी उसे देख लेती है। तो उससे माफी मांगने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि अब वो सब जगह ये बात फैला देगी कि मैं ठरकी हूँ। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि बनरी रो रही है। तो उससे पूछता है बनरी क्या हुआ। और तभी उसकी नजर उसके हाथ पर जाती है जहाँ पर एक चोट का निशान होता है। तो उससे पूछता है रुको उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो बनरी रुक जाती है और कहती है मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझसे और सवाल मत पूछो। तो अराता कहता है लेकिन। तो बनरी उसके पास आकर कहती है मैंने तुमसे कहा था ये बहुत ज्यादा जल्दी होगा एक बच्चे के लिए। और वहाँ से चली जाती है। तो ये सोचकर वो अगले दिन ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा होता है। उसके बाद किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऊका उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। तो बनरी उसे अपने बॉयफ्रेंड के
बारे में सब कुछ बता देती है। तो ये सुनकर उसे लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा दिखता होगा और बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होगा। फिर वहाँ पर अराता भी आ जाता है, जिसे देखकर उका कहने लगती है, अराता तुम्हें पता है बनरी का बॉयफ्रेंड कितना कूल है। अराता कहता है अच्छा हाँ, पर उका को समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया। तभी वो पूछता है उसका नाम क्या है, तो बनरी उसे बताती है उसका नाम क्यो चान है। अभी अराता को याद आता है कि उसके हाथ पर एक चोट थी, जो याद करके वो कहता है बनरी की आवाज कुछ ज्यादा ही कम हो रखी है। फिर वो कहता है पता नहीं मैं इस बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, रात को मैं इस वजह सो भी नहीं पाया, कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़का बनरी के साथ गलत चीजें करता है। लेकिन बनरी तो हमेशा की तरह एक्ट कर रही है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब मैं पता करके ही रहूंगा कि क्या चल रहा है। पर उका तो अभी भी उसके बारे में सुनकर एक्साइटेड हो रही होती है। उसके बाद रात हो जाती है और बनरी अपने घर से निकलकर जा रही होती है, पर तभी पीछे से अराता आकर कहता है बनरी रुको, मैं समझ गया कल क्या हुआ था, जरूर तुम दोनों की कल लड़ाई हुई थी। तो बनरी कहती है अरे ये तो आम बात है, लड़का लड़की में लड़ाई तो होती रहती है। लेकिन अराता उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है तुम्हारे हाथ पर जो निशान था उसका क्या, और बनरी उसकी बात को टालने लगती है, लेकिन अराता नहीं मानता और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। तो ये सुनकर बनरी उसे गले लगाकर कहती है तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम्हारी वजह से मुझे वियर्ड फील हो रहा है, तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। और उसके गले लगाने की वजह से उसका सामान उसके पास आ जाता है। तो अराता उससे कहता है तुम बहुत खराब हो। उसके बाद बनरी कहती है देखो अराता, ये चॉइस मेरी है और मैंने ही चुना था कि मैं उसके साथ रहूंगी। मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरे साथ थोड़ा बुरा बर्ताव करता है, पर मैं गिव अप नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इसलिए ये सब छोड़ो और तुम अपने पर ध्यान दो ताकि तुम्हारी बॉडी अच्छे से तैयार हो जाए। और तुम्हें तो खुद को लकी मानना चाहिए क्योंकि तुमने अपनी बड़ी बहन को बिना कपड़ों के जो देख लिया। पर अराता ये सब सुनकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद बनरी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है उसने मेरे सवाल का सही से जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अब ये नहीं समझ पा रहा कि एक अच्छी लड़की को एक बेकार लड़के के प्यार से कैसे हटाया जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यो आ जाता है और वो अपने साथ बनरी को ले जाने लगता है और वो उससे उसका हाथ पकड़ने को कहता है। और बनरी कहती है लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, और वो उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। और शायद से बनरी ये देखकर ना खुश थी। अब क्यो चान बनरी को अपने साथ एक कैफे में ले जाता है जहाँ पर वो लोग कॉफी पीते हुए बात करने लगते हैं। फिर बनरी क्यो से थोड़ी चीनी मांगती है, पर वो कहने लगता है तुम कॉफी के साथ चीनी यूज करोगी, क्या तुमने अपनी डाइट को छोड़ दिया है। बनरी कहती है मैं बस थोड़ी थक गई हूँ, इसीलिए मैं उसमें थोड़ा शुगर डालना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी डाइटिंग को कल से शुरू करूंगी। तो क्यों कहने लगता है तुम्हें पता है ना एक आदमी कितना ज्यादा मेहनत करता है तब जाकर वो किसी और से ज्यादा बेहतर बनता है, और ऐसी हैबिट औरतों में भी होनी चाहिए। अगर वो अपनी हैबिट्स को नहीं सुधारेंगी तो उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो, इसीलिए तुम्हें और ज्यादा एफर्ट डालने चाहिए ताकि तुम अपने हैबिट्स को अच्छा कर सको। तो बनरी उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैं इसके बाद वो कर लूंगी। लेकिन वो कहता है मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, मुझे एक रीजन दो जिसके लिए तुम्हें ये चाहिए। तो ये सुनकर उसका मुंह उतर जाता है, लेकिन वो कहती है क्या मैं मोटी हो गई हूँ। तो क्यों कहता है नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता, तुमने अभी कहा कि तुम थक गई हो और तुम सोसाइटी की मेंबर हो, इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये सब कहो, तो इसीलिए अब अपना फोन मुझे दो। और वो उसके फोन को लेकर उसे चेक करने लगता है और कहता है क्या तुम और किसी लड़के से तो बात नहीं करती। बनरी कहती है नहीं मैं नहीं करती। क्यों कहता है ये सुनकर मुझे खुशी हुई। क्यों कहता है अच्छा ये बताओ जो मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग ड्रिंक पार्टी करने वाले, तुमने उसके बारे में क्या सोचा। बनरी कहती है अच्छा सैटरडे को, लेकिन उस दिन तो मेरे दोस्त मेरे साथ लेक्चर अटेंड करने वाले हैं, इसीलिए मैं एकदम से उन्हें इसके लिए इन्वाइट नहीं कर सकती। वो कहने लगता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सोसाइटी मेंबर की फाउंडेशन होकर भी ये सब कहोगी। तो वो माफी मांगने लगती है और क्यों अभी भी उसके फोन को चेक कर रहा होता है और ये सब देखकर बनरी बहुत ज्यादा उदास होती है। उसके बाद वो एक शॉप पर आती है जहाँ पर एक बच्चा इधर उधर दौड़ा भागी कर रहा था, जिसे देखकर क्यों कहता है पता नहीं आजकल के लोग अपने बच्चों को मैनर्स क्यों नहीं सिखाते। तो बनरी उससे कहती है अरे ये सब मत कहो क्यों चान, पर वो फिर भी नहीं रुकता और उस बच्चे की पेरेंट्स की बेइज्जती करने लगता है। लेकिन बनरी उसे डिफेंड कर रही थी। तभी वो बच्चा उसके बगल में आकर बैठ जाता है, तो ये देखकर वो उसके पीठ पर लात मारता है। बनरी ये देखकर शॉक हो जाती है और उस बच्चे को पकड़ के कहती है क्यों चान तुम ये क्या कर रहे हो। क्यों कहता है इसके पेरेंट्स मुझे नहीं देख रहे, इसका मतलब ये बच्चा यहाँ पर डिस्टर्बेंस कर रहा है, ऐसे मुझे बच्चे पसंद नहीं आते। और वो उस बच्चे के बारे में बहुत बुरा भला कहता है। बनरी उस बच्चे से कहती है क्या तुम ठीक हो, और वो बच्चा उठकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। तो कहता है लगता है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास चला गया, तो चलो। ये देखकर बनरी को गुस्सा आ जाता है। तो क्यों उसे देखकर कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, और बनरी उससे कुछ नहीं कहती। तो कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस दुनिया के सारे बच्चों को खुशी दे सकती हो, और वो उसके बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहता है। फिर वो कहता है चलो मेरे साथ। तो बनरी को अराता की बात याद आती है जहाँ पर अराता ने कहा था बनरी क्या तुम सच में ठीक हो। याद करके वो कहती है मुझे माफ करना क्यों चान, लेकिन मैं अब और नहीं कर सकती।
सकती। वो कहता है क्या तुम क्या नहीं कर सकती, चलो मेरे साथ। और वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे एक जगह पे लाकर उसकी कमर को पकड़ लेता है। तो बनरी उसे रुकने को कहती है, पर क्यों उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो कहता है सब ठीक है। बनरी कहती है लेकिन इस जगह पर। फिर क्यों एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन बनरी उसे दूर करते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं और नहीं कर सकती। और वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है बनरी वापस आओ, पर तभी बनरी का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन अराता उसे गिरने से रोक लेता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि अराता यहाँ पर है। कि वो अराता को देखकर कहता है अबे तुझे किसने इनवाइट किया यहाँ पर। अराता कहता है मैं समझ गया था जब तुम लोग शिनजुकू गए थे। कि वो कहता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी बनरी हमेशा अपने छोटे भाई की बात करती है। तो अराता कहता है इसका मतलब क्या है। कि वो कहता है इस सिचुएशन में मैं वो सीक्रेट बोलता हूँ, और वो सीक्रेट है कि तुम लोग रियल में एक फैमिली नहीं हो। मैंने वो सब देखा जो तुम्हारे डैड के बारे में वो नोवेल छपी है, और ये सब जानने के बाद तो ये मुझे बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। बनरी ने हमेशा कहा था कि वो मुझसे दूर कभी नहीं होगी, लेकिन वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी। तो ये सब सुनकर अराता कहता है तो क्या तुम लोग डेटिंग कर रहे थे। बनरी कहती मुझे माफ कर दो, इसे मेरा फोन मिल गया था जिसमें इसने सब कुछ देख लिया, और मैं नहीं जानती कि इसे ये सब कैसे पता चला। मैं नहीं चाहती थी कि हम लोगों के बारे में ये सीक्रेट लीक हो। और वैसे भी कोतोनो और सेहा का एग्जाम आने वाला है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं इन सब के बारे में नहीं जानती। ये देखकर क्यों कहता है अच्छा तो इसने सब बता दिया। और ये रो रही है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। लड़कियां हमेशा ओवर थिंक करके रोने लगती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये नहीं चाहते कि ये सब पब्लिकली जाए तो चलो मेरे साथ। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन अराता को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मुक्का मारकर बहुत दूर गिरा देता है। ये देखकर बनरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो ये लोग भी देख लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर फाइट हो रही है। और अराता कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। अराता कहता है तुम्हें इन सब चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तुम्हें हमेशा अपने भाई बहनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ना ही तुम्हें खुद को बार बार सेक्रीफाइस करना चाहिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी ट्रबल की वजह से डरो, और यही चीज मॉम और डैड भी सोचते होंगे। क्या परिवार का मतलब यही है, क्या भाई बहन का मतलब यही है। तो बनरी बताओ अब इसका क्या किया जाए। पर बनरी कुछ नहीं कहती और वो बंदा वहाँ से उसे गाली देते हुए जाने लगता है। तो बनरी उसे पकड़ के उससे माफी मांगने लगती है। अराता कहता है सिर्फ एक ही है जो हमेशा मेरी मदद करती थी, और वो तुम हो। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम ये सब सह रही हो। और मैं ये बता सकता हूँ कि तुम हम लोगों से ये सीक्रेट बहुत टाइम से छुपा रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया बनरी इतना हार्ड वर्क करने के लिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर सब कुछ छोड़ दो। तुम ये मत सोचो कि तुम फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो तो खुद को ज्यादा पुश करोगी, और अब मैं तुम्हारे लिए अपना बेस्ट दूंगा, और मैं वैसा इंसान बनूंगा जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकती हो। तो ये सुनकर बनरी रोते हुए उससे कहती है अराता, और फिर वो और जोर से रोने लगती है। तो अराता भी उसे गले से लगा लेता है। उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुक्का सुनकर हैरान हो जाती है कि बनरी ने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो वो पूछने लगती है पर तुमने ऐसा क्यों किया। तो बनरी उसे सब कुछ बता देती है, पर वो उसे सच नहीं बताती। वो कहती है मुझे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और वो लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर बनरी अराता की तरफ देखती है जो कि एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है, जिसे वो देखकर ब्लश करने लगती है। फिर बनरी का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम की एक निशानी को देखकर कहती है मॉम मुझे माफ कर देना इसके लिए। फिर अराता को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है कि मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता कि हम लोगों का सीक्रेट लीक हो चुका है, और ये हो सकता है कि ये सब बहुत जल्द पब्लिक को पता चल जाएगा, लेकिन मुझे इसके लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैं इसे बार बार कर सकता हूँ। फिर उसके सामने बंदी आ जाती है। बंदी उससे कहती है तुम मुझे देख सकते हो कि मैं अब रिकवर हो चुकी हूँ। अराता कहता है हाँ हाँ वो तो दिख रहा है। फिर बंदी वहाँ से जाने लगती है। तो अराता उससे कहता है मैंने जो भी तुमसे कहा था वो सब झूठ नहीं था, इसलिए अब तुम भी कोई भी सीक्रेट मुझसे नहीं छुपाओगी। तो ये सुनकर बंदी पीछे घूमकर कहती है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। तो बंदी कहती है आई लव यू अराता। तो ये सुनकर वो और ज्यादा हैरान हो जाता है। बंदी कहती है तुमने अभी तो कहा कि अब हम लोग अपने बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। अराता कहता है पर ये तो। बंदी कहती है ये सब छोड़ो, वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, और इसका मतलब है कि मुझे चेंज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये इशू हमेशा से कोतोनो के साथ भी रहा है, लेकिन मैं तुमसे कह सकती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और वो उससे चिपक जाती है। अराता कहता है तुम क्या कर रही हो। फिर वो उससे दूर हटते हुए कहती है रिचार्ज अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है हम बाद में मिलते हैं, और वहाँ से चली जाती है। अराता ये सब देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। मैं अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके डैड उन्हें अपना एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं जिस पर वो काम कर रहे थे, और वो प्रोजेक्ट एक प्रोटोटाइप था जो कि उन चीजों को संभालने में इंसानों की मदद करेगा जो कि वो अरेंज करना भूल जाते हैं। ये सब देखकर वो लोग अपने डैड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी में इतना अच्छा रोबोट बनाया है जो कि खुद काम कर सकता है। फिर उस रोबोट का रिचार्ज कंप्लीट हो जाता है तो उनका डैड उन्हें बताता है तुम्हें पता है ये अभी 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल सकता है। तो ये सुनकर वो लोग और ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और अराता तो अभी भी बनरी की वही बात याद कर रहा था जिस वजह से
वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। फिर उसके बाद अराता को दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट करते हुए उन सारी बातों को याद कर रहा था, जिस वजह से वो अपने वर्कआउट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। फिर वो सोचता है शायद से बनरी कल रात मुझसे मजाक कर रही थी, जैसा कि वो हमेशा मुझे टीज करते रहती है, शायद वो वही कर रही थी। लेकिन मुझे उन चारों का समझ नहीं आ रहा कि क्या वो लोग सच में मुझे पसंद करते हैं। और यही सब सोचकर वो अपने वर्कआउट को कर रहा था। उसके बाद वो अपना वर्कआउट करके बाहर आता है, जहाँ पर उसे बनरी दिखाई देती है। तो बनरी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वो उसे बताती है कि मैंने अपने दोस्तों से बात की और मुझे पता चला कि मेरी ब्रेकअप की बात स्कूल में हर जगह फैल गई है और उनमें से कुछ लोगों ने मुझे उनके साथ हैंग आउट करने के लिए बुलाया है, लेकिन अभी जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अराता है सुनकर कहता है पर तुम उनके साथ क्यों नहीं जाना चाहती? बनरी कहती है तुम्हें पता है ना ये आसान नहीं है और ऐसा भी तो नहीं है कि अगर मैं नए लोगों से मिलूंगी तो मुझे मूव ऑन करने में आसानी होगी। तभी अराता कहता है चलो ये सब चीजें छोड़ो, मुझे ये बताओ कल रात तुम बस मुझसे मजाक कर रही थी ना? तुम्हें पता है तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें पता है ना हम लोग भाई बहन हैं। तो बनरी उससे कहती है तो बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो ये सुनकर अराता समझ नहीं पाता कि वो क्या बोले। तभी बनरी फिर से उसके सीने से लगकर थोड़ी देर खड़ी हो जाती है और उसके बाद स्माइल करते हुए कहती है ये अच्छा होता अगर ये एक जोक होता। तो सुनकर अराता और ज्यादा शॉक हो जाता है और वो फिर कहती है लेकिन जो मैंने तुमसे कल रात कहा था उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, मैं हमेशा सबकी बड़ी बहन रहूंगी और तुम मेरे छोटे भाई। और मैंने तुम्हें ये इसीलिए बताया क्योंकि तुम सीक्रेट छुपाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें पता है वो दोनों के साथ भी हमेशा से यही सेम चीज रही है और अगर उसे ये पता चल जाएगा तो उसे डांटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो स्माइल करते हुए कहती है अराता तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनामी अराता से कह रही थी अराता क्या तुम मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर चल सकते हो? अराता ये सुनकर कहता है क्या तुम्हें अभी वहाँ जाना है? मिनामी कहती है हाँ, क्योंकि मैं अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए सामान लेना भूल गई हूँ। पर तभी वहाँ पर कोतोनो और ऊका आ जाते हैं और ऊका और कोतोनो साथ में कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो ये सुनकर ऊका और कोतोनो एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और अराता कहता है अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और वो उनसे पूछता है आखिर तुम दोनों हमारे साथ क्यों जाना चाहती हो? ऊका कहते हैं क्योंकि हमें एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। तभी सेया बोलते सुनो क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? तो ये सुनकर ऊका कहती है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि सेया कभी कुछ खरीदना भूल जाएगी। तो सेया कहती है हाँ, और वो कहते हैं चलो तुम भी हमारे साथ चलो। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर रास्ते में उन्हें बनरी दिखाई देती है तो वो उसे बता देते हैं कि हम लोग कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो बनरी कहती है ठीक है अच्छे से जाना। और उसके बाद वो लोग अपना सामान लेने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर वो रास्ते में एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। लेकिन अराता अभी भी बनरी की वही बात याद कर रहा था और वो अपने मन में कहता है मुझे सच में नहीं पता कि ये लोग क्या सच में मुझे पसंद करते हैं और मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है जो मैं इनसे बात करूं। क्या पता ये लोग अनहैप्पी हो जाएं, इसीलिए मुझे शायद इन सबको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। और उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पहाड़ और कुछ टूरिस्ट प्लेस दिखाई देते हैं और कोई कहता है अकाउंट में आ गए। फिर हमें कार दिखाई जाती है जो कि फैमिलियर सी लग रही होती है और उसे बनरी ड्राइव कर रही होती है और वो सबसे कहती है प्लीज तुम लोग बोलना बंद करो, हम लोग बस होटल पहुंचने ही वाले हैं। तो मिनामी कहती है हाँ ठीक है ठीक है। और उसके बाद वो लोग अपने होटल पर पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर स्टोन पेपर सीजर करने लगते हैं ताकि वो अपने लिए खुद का मनपसंद रूम चुन सके। फिर कोतोनो को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है काश मैं अराता के बगल वाले रूम में रहूं। पर अराता तो अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि अभी तक उसे समझ नहीं आया था कि वो उन लोगों से किस तरीके से बात करे। तभी कोतोनो कहती है अरे बड़े भैया क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा? तो अराता है सुनकर हड़बड़ा जाता है और अपने मन में कहता है लगता है मैं सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और वो उससे कहता नहीं कुछ नहीं हुआ, वो बस मैं यही सोच रहा था कि हम हॉट स्प्रिंग में कब जाने वाले हैं। कोतोनो कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी। तो अराता उसे देखकर अपने मन में कहता है हाँ ये हमेशा ऐसे एक्ट करती है कि ये सबसे छोटी हो, लेकिन इन कुछ दिनों में ये एक हाई स्कूलर बन गई है। इन दिनों ये कुछ ज्यादा ही अडल्ट जैसा एक्ट कर रही है और उसे उसके साथ बिताए वो पल याद आने लगते हैं। तभी कोतोनो कहती है अब हम लोगों को अपने अपने रूम में जाना चाहिए, लेकिन मुझे अकेले लोनली फील होगा। फिर सुनकर अराता ये सोचता है कि वो उसे क्या बोले, अगर वो उसे फिर से बच्चे जैसा ट्रीट करेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वो कहता है वैसे तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है तो मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो और वो एक स्माइल करती है। पर अराता फिर से उनकी बातों को याद करने लगता है और वो शियोन की भी बात को याद करता है जब उसने कहा था कि इमेजिन करो अगर वो तुम्हारा एक हैरम रोम कॉम हो तो। पर ये कोतोनो को समझ में आ जाता है कि अराता क्या सोच रहा है, तो कह देती है ये थोड़ा थोड़ा वैसा नहीं लग रहा जैसे कि ये एक हैरम रोम कॉम हो, तुम इस बारे में क्या सोचते हो अराता? तो ये सुनकर अराता कहता है कोतोनो क्या तुम छोटी
बच्ची हो क्या कह रही हो ये? तो कोतोनो हंसने लगती है। फिर कोतोनो मिनामी से बात करने लगती है तो अराता अपने मन में सोचता है ये सच में कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसे एक सीरियस सिचुएशन होती है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बनरी आखिर चाहती क्या है और मैं चाहता था कि मैं उन लोगों को कंफर्टेबल फील करवाऊं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और वो लोग हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से नहाते हुए बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग नहाकर स्पोर्ट्स रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे, लेकिन ऊका मिनामी से हार जाती है और उसमें एक रूल था जिसमें जो भी पहले हारेगा उसे अपना सीक्रेट बताना होगा, लेकिन ऊका ड्रामे करने लगती है इसीलिए कोई भी उससे उसका सीक्रेट नहीं पूछता। उसके बाद बनरी और कोतोनो की बारी आती है जहाँ पर बनरी उसके साथ थोड़ा आराम से खेल रही होती है, लेकिन कोतोनो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रही थी जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और बनरी खुद को संभालने लगती है, लेकिन अराता की नजरें कहीं और ही जा रही थी जिस वजह से वो फिर से अनाप शनाप सोचने लगता है। इसीलिए वो कहता है लगता है मैं यहाँ पर बैठकर ऐसे नहीं देख सकता, नहीं तो विवाद हो जाएगा। इसीलिए वो उठता है और कहता है मैं कुछ देर में बाथरूम से वापस आता हूँ। और तुम समझ सकते हो कि अराता बाथरूम क्यों जा रहा है। मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, नहीं तो लड़कों के बीच में विवाद हो जाएगा। उसके बाद अराता सारी बातें सोचते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी अराता के पीछे ऊका आ जाती है जो कि उससे पूछती है अराता क्या हो गया। तो अराता उसे देखकर पूछता है आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। ऊका कहती है तुम अनाप शनाप मत सोचो, मुझे भी बाथरूम जाना था, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस। पर अराता तो यूका को युकाता में देखकर कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है वो कुछ ज्यादा ही पास आ रही है, अगर मेरी जगह और कोई होता तो खुद का कंट्रोल खो देता। फिर वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने सोचा मैं हल्का होकर आ जाता हूँ। तो ऊका कहती है ठीक है, और वो वहाँ से जाते हुए कहती है तुम्हें पता है ना हमने यहाँ पर आने के लिए पे किया है, अगर तुम यहाँ पर एंजॉय नहीं करोगे तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। अराता अपने मन में सोचता है शायद वो सही कह रही है। तभी ऊका रुकती है और कहती है अराता क्या ये क्यूट है। अराता को समझ नहीं आता ऊका क्या बोल रही है। तो ऊका कहती है मैं अपने युकाता के बारे में बात कर रही हूँ, क्या ये क्यूट है। तो ये सुनकर अराता हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो। ऊका कहती है क्योंकि तुमने बस मुझे देखा और इग्नोर कर दिया, तुम्हें बताना चाहिए ये क्यूट है कि नहीं। तो अराता कहता है अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। पर उसके जवाब से यूका सेटिस्फाई नहीं होती और बोलती है हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। और अराता को फिर से उसकी बात याद आ जाती है जब ऊका ने कहा था कि वो अराता से प्यार करती है, लेकिन वो कहता है मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए और वो बाथरूम में चला जाता है। और दूसरी तरफ ऊका साइड में आकर स्माइल कर रही होती है। उसके बाद कोतोनो और सेया के बीच मैच होने लगता है जहाँ पर कोतोनो सेया को हरा देती है, इसीलिए वो लोग उससे उसका सीक्रेट पूछने लगते हैं। तो सेया कह देती है मेरा सीक्रेट ये है कि मैं अराता से प्यार करती हूँ। तो ये सुनकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सेहा के मुंह से ये सुनकर कि वो अराता से प्यार करती है ऊका कहती है ये तुम क्या बोल रही हो सेहा, ये कोई सीक्रेट थोड़ी है, अराता हमारी फैमिली का हिस्सा है तो सब उससे प्यार करते हैं। तो सेहा बोलती है नहीं तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं, मैंने खुद रिसर्च किया है कि जब किसी के साथ ऐसा होता है तो जैसा मेरे साथ हो रहा है साइंस उसे प्यार कहता है और यही होता है प्यार। ये सुनकर ऊका शर्माने लगती है और उससे कहती है जो भी हो चलो सारी गर्ल्स बाथरूम चलते हैं, यानी कि वो लोग अब नहाने जाने वाले हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। तभी सेहा अराता की तरफ देखती है तो अराता अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अराता को याद आता है उसने कैसे उससे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सेहा से कहते हैं सेहा तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, क्या तुम सही में अराता से प्यार करती हो। ऊका कहती सबसे पहले तो ये बताओ तुम प्यार के बारे में क्या सोचती हो, जब तुम ये कह रही थी कि तुम अराता से प्यार करती हो तब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल एक रोबोट जैसा लग रहा था। सेहा कहती है तुम लोगों को पता है जब प्यार की बात आती है तो साइंस भी फेल हो जाता है, लेकिन मैंने एक चीज ढूंढी है जो प्यार में हमेशा सब फील करते हैं, मैं उसे टच करना चाहती हूँ और मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ। ये सुनकर कोतोनो ऊका और मिनामी ब्लश करने लगते हैं। तभी ऊका कहती है रुको बनरी तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। तो बनरी को भी उसकी बात याद आती है तो वो कहती है सेहा क्या तुम सच में अपने प्यार को लेकर सीरियस हो और क्या तुम्हारा सच में वही मतलब है जो हम सोच रहे हैं। तो सेहा सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी ऊका बीच में बोलती है तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। तभी सेहा कहती है मुझे सच में अभी प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं तुम लोगों से भी प्यार करती हूँ, लेकिन अराता के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स कुछ और ही है और मैं जानना चाहती हूँ कि ये फीलिंग्स क्या है। फिर हमें सियोन और अराता को दिखाया जाता है जहाँ पर अराता सियोन को सब कुछ बता देता है। वो ये भी बता देता है कि कोतोनो मिनामी और ऊका ने फेस्टिवल वाले दिन एक दूसरे से बता दिया था कि वो अराता को पसंद करते हैं। ये सब सुनकर सियोन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन अभी अराता बनरी के वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज था कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। सियोन कहता है मुझे लगा कि सेहा बस मजाक कर रही है, लेकिन यहाँ तो वो तीनों बहनें भी तुमसे यही कह रही है, तो बताओ तुम उन लोगों के साथ कहाँ जाने वाले हो। तो अराता कहता है अबे क्या बक रहा है तू। फिर वो कहता है मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरे
पास कोई भी क्लू नहीं है। अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं कुछ कर सकता था। तो शियोन ये सुनकर कहता है अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। अराता कहता है शियोन तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे तेरे साथ ये होता रहता है। फिर शियोन कहता है वैसे अच्छा ही है, मैंने बचपन से देखा है कि तुम सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो और इन 17 सालों बाद हमें पता चला कि हम लोग भाई बहन नहीं है और मैं सच में सोचता हूँ कि तुम उनमें से एक से शादी करोगे। ये सुनकर अराता थोड़ा शर्माता है और अपने मन में सोचता है क्या सेया जो कह रही है वो सच में सीरियस तरीके से कह रही थी या फिर वो मेरे साथ मजाक कर रही थी। लेकिन जब वो सोचता है तो उसे समझ नहीं आता कि क्या सच है क्या झूठ है, इसीलिए वो चिल्लाता है अरे मुझे करना क्या चाहिए। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब सो रहे होते हैं। तभी शियोन के पास मिनामी आती है और वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर शियोन मिनामी से पूछता है तुम्हें किस बारे में बात करनी है, पर मिनामी ये बोलने में हिचकिचा रही होती है, इसीलिए वो कह देता है ये जरूर अराता के बारे में होगा ना। तो मिनामी कहते हैं तुम्हें कैसे पता, और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। शियोन कहता है मुझे इस बारे में पहले से ही पता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम पहले से हूँ मिनामी, और मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम किस बारे में बात करने वाली हो। और तुम्हें वो पुराने दिन याद है जब तुम छोटी छोटी बात के लिए मुझसे ही बात करती थी। तो कहती है हाँ वो तो मैं बस ही वैसे जब मैं मिडिल स्कूल में आ गई उसके बाद से मैं खुद से ही सब कुछ को हैंडल करती हूँ। लेकिन सेहा ने जो कहा उस बारे में तुम क्या सोचते हो शियोन। तो शियोन कहता है अच्छा तो उस बारे में अगर मैं सच बताऊं तो ये जानने के बाद मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था और ऐसा ही सेम कुतोनो भी करती है, इसीलिए अराता को समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके पास कोई भी क्लू नहीं है कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सके। मिनामी कहती है शायद मैं अराता से प्यार करने लगी हूँ। तो शियोन कहता है मुझे तो इस बारे में पता है। मिनामी कहते हैं तुम्हें कैसे पता है। तो उनके बीच कुछ बात होती है और मिनामी को समझ में आ जाता है कि अराता को भी इस बारे में पता है कि वो उससे प्यार करती है। तो शियोन बताता है कि तुमने जब फेस्टिवल वाले दिन ग्रुप बनाकर बात की थी उसने वो सुन लिया था। तो ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और पूछती है क्या उसने कुछ कहा। शियोन कहता है उसने यही कहा कि वो नहीं समझ पा रहा कि उसे अभी क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो मिनामी भी कहती है मैं समझ सकती हूँ कि अभी उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं उससे अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ क्योंकि ये पहली बार है जब मैं इस तरीके से फील कर रही हूँ। मैं हमेशा से स्पोर्ट्स पर ही ध्यान देती थी और मेरे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता था, लेकिन कुतोनो, उका और सेहा ने आराम से अपने दिल की बात कह दी। और वैसे ही मैं भी कहना चाहती हूँ, मैं भी अपनी फीलिंग्स को अराता को बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ क्योंकि वो तो मुझे एक बहन की नजर से देखता है। प्लीज मुझे बताओ शियोन मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, प्लीज मुझे बताओ। लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं गिव अप कर दूं तो सॉरी मैं ये नहीं कर सकती। शियोन प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या करना है। और वो रो रही होती है। उसके बाद हमें अराता को दिखाया जाता है जहाँ पर अराता के बगल में ऊका आकर सो गई थी। तो एकदम से अराता उठता है और कहता है अरे ऊका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन ऊका कुछ नहीं बोलती और वो उठने लगती है। ये देख कर अराता पीछे जाने लगता है तो ऊका उसे पकड़ लेती है। तब भी अराता रुकता नहीं, वो कहता है मुझे दर्द हो रहा छोड़ दो मुझे। लेकिन ऊका उसे पकड़ के अपने साथ लेटा लेती है और उससे कहती है ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वो उसके साथ कम्बल को ओढ़ लेती है। अराता को ये सब देखकर समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी ऊका बोलती है तुम क्या सोचते हो जो सेहा ने कहा। तो इस वजह से अराता हड़बड़ा जाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्योंकि सेहा ने ये अचानक से कहा है। ऊका बताती है वो सीरियस थी। तो ये सुनकर अराता थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ऊका कहती है वो सच में सीरियस थी क्योंकि वो अब 17 साल की हो गई है, इसीलिए ये सब होना नॉर्मल है। और मुझे ये बताओ जब तुम कुतोनो के साथ बाहर गए थे तो तुम्हारे बीच क्या क्या हुआ था। तो अराता कहता है मैंने उससे कहा कि वो मेरी बहन है, पर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे समझ आया कि मैं हमेशा उसे इग्नोर करता रहता था। वो चाहती थी कि मैं उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट ना करूं, उसे एक लड़की की तरह ट्रीट करूं। तो ये सुनकर ऊका कहती है ठरकी कहीं के। तो ये सुनकर अराता कहता है तुम ये क्या कह रही हो, ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी नजर गलत जगह चली जाती है, इसीलिए उसकी नजर वहां से हट नहीं रही थी। तो जल्दी से ऊका उसे ढक लेती है और शर्माने लगती है। तो ये देखकर अराता बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और कम्बल ओढ़कर कहता है मुझे माफ कर देना। और वो अपने मन में सोच रहा था अरे ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अभी वो कहती है तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। तो अराता उसकी बातें सुनने लगता है। ऊका कहती है हम लोग कितने दिन से भाई बहन के तौर पर एक साथ रह रहे थे, लेकिन अचानक से पता चला कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। तो ये जानने के बाद हर कोई चेंज हो गया और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है अराता, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो सुनकर अराता उसकी बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन ऊका कहती है अराता बताओ तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, क्या तुम मुझे हमेशा एक ट्विन सिस्टर की तरह ही देखोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी एक लड़की की तरह ट्रीट करो, और अराता क्यों ना हम किस करें। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बनरी नहाते हुए कह रही थी सुबह सुबह नहाने में मजा ही आ जाता है। तो वहाँ पर कुतोनो भी होती है जो कि कहती है हाँ तुम सही कह रही हो बनरी। बनरी कहती है सुबह नहाने में इसलिए मजा आता है क्योंकि पिछले दिन की सारी थकान खत्म हो जाती है। उसके कुछ देर बाद बनरी को कल की बात याद आती है जहाँ पर सेहा सबसे कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को ये बात पता चले, यानी कि वो अराता से प्यार करती है वही बात। बनरी अपने मन में कहती है। उसके बाद से ही वो बहुत ज्यादा चुप
सी है। यहाँ तक कि वो रूम में अपना बेड लगाने भी गई थी, पर उसने एक भी बात नहीं बोली क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। फिर वो खुद से कहती है, पता नहीं मैं उन चारों के बारे में क्या सोच रही हूँ। फिर सेया को दिखाया जाता है जो कि खुद की पीठ को साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कोतोनो आ जाती है और उसकी हेल्प करते हुए वो कहती है, मैं समझ सकती हूँ सेया चान, तुम कैसा फील कर रही हो। ये सच है कि हम लोगों के पास सेटिस्फाई करने वाली बॉडी है, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे आसपास हेल्प करने वाले लोग हैं। तुम समझ सकती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो सेया अपनी बात को ही याद करती है कि उसने अराता के बारे में क्या कहा था, कि वो अराता से प्यार करती है। फिर सेया कोतोनो से कहती है, वैसे कोतोनो तुम अगले साल हाई स्कूलर बनने वाली हो ना। उसके कुछ देर बाद वो लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और बनरी अराता से कहती है, अराता तुम क्यों नहीं ड्राइव करते। तो अराता कहता है, क्या एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई से ड्राइव करने को कह रही है। तो बनरी कहती है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं तो बस ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है और अगर मैं ड्राइव करूंगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उका कहती है, ये तो इसका बस एक बहाना है। फिर बनरी सियोन से कहती है, सियोन तुम्हारे पास तो अच्छी कोऑर्डिनेशन है तो तुम ये कर सकते हो ना। तो वो कहता है, अरे बनरी चांद तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, तुम ये कर सकती हो। तो मिनामी और उका बनरी को पकड़ कर ले जाते हुए कहते हैं, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बनरी, तुम तो अभी एक मॉन्स्टर को ड्राइव करने को कह रही थी, क्या तुम सच में चाहती हो कि वो जेल में चले जाए। और मिनामी ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है। तो सियोन ये देख लेता है और अराता से पूछता है, तो बताओ अराता, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। तो अराता पूछता, पर किस चीज में। तो सियोन कहता है, कल रात को तुम बार बार अपने बिस्तर पर इधर उधर पलट रहे थे, मुझे लगा कि तुम किसी चीज से परेशान हो। तो ये सुनकर अराता को याद आ जाता है और वो कहता है, मैं बस सो ही रहा था, वो बस मैंने एक नया पिलो लिया था इसीलिए मैं उसे पकड़कर इधर उधर हो रहा था। और वो शर्मा रहा होता है। फिर वो उका की तरफ देखता है जहाँ पर उका कोतोनो से बात कर रही थी। वो उससे पूछती है, कोतोनो क्या तुम अराता के साथ बैठ सकती हो। तो ये सुनकर कोतोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो कहती है, ठीक है मैं बैठूंगी। उका कहती है, ठीक है चलो बनरी हम चलते हैं। तो अराता को उसे देखकर कल वाली बात याद आती है जहाँ पर उका ने कहा था, अराता हम किस करते हैं। तो ये सुनकर अराता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। तो उका कहती है, शायद हम इससे पता कर सकते हैं कि हम लोग नॉर्मल सिबलिंग्स हैं या फिर हम लोग एक दूसरे में लव इंटरेस्ट रखते हैं। तो अराता ये सुनकर और ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन अब उका उसके करीब आने लगती है और वो उसे किस करने ही वाली होती है कि अराता उसे रोक देता और कहता है, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग भाई बहन हैं। तो अराता की बात सुनकर उका शांत हो जाती है और जाकर अपने बिस्तर में सो जाती है। तो ये देखकर अराता भी सो जाता है। तभी वो कहती है अराता, तो उसकी तरफ देखता है। वो कहती है, तुम गधे हो। पर अराता इस पर कुछ नहीं बोलता और वो सोने की कोशिश करने लगता है। फिर हमें उका का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा लाल हो गया था। और प्रेजेंट में अराता को याद आता है कि जब वो बीमार था तो उका ने उसे किस कर लिया था, जिसमें अराता कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन अब वो इन सब चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता और वो पांचों बहनों के बारे में सोचता है। वो कहता है, शायद मैं अब उनमें से किसी का लवर बन जाऊंगा, अब मुझे सच में ये सब सॉल्व करना ही होगा। और उसके बाद वो कार की तरफ बढ़ते हुए यही सोच रहा था कि ये सिर्फ उका के बारे में नहीं है, इस बार मैं ये सब के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सी गलत फहमी कहाँ पर चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाऊं। मुझे अब सच में सब कुछ सेटल करना ही होगा। उसके बाद हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आ गया था कि कनामे सियोंजी के जो 7 बच्चे हैं वो असलियत में अडॉप्टेड हैं। उसके बाद वो लोग भी घर आ जाते हैं और अब वो न्यूज हर तरफ फैल गई थी और सब लोग उसी बारे में बात कर रहे थे और इस बारे में बहुत सारे रूमर्स भी फैलने लगे थे। अराता ये सब देख कर कहता है, सोशल मीडिया सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, पता नहीं ये लोग मेरे बहनों के बारे में क्या क्या रूमर्स फैलाने वाले हैं। फिर हमें कोतोनो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से आ रही थी, लेकिन फिर 2 लड़कियां उसे देखकर आपस में बात करने लगती है। तभी वहाँ पर उका आती है और कहती है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो घर चलते हैं। तो कोतोनो कहती है, ठीक है। और वो लोग जब घर पे आते हैं तो वहाँ पर भी यही सब चल रहा होता है। उका कहती है, अच्छा तो इस बारे में अब ब्रॉडकास्ट भी चलने लग गई, क्या ये लोग हमें अकेला नहीं छोड़ सकते, मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है। और वो नीचे लेटकर लोटपोट करने लगती है। मिनामी कहती है, अरे छोड़ो यार, अगर हम यही सब सोचते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे। वैसे भी सोशल मीडिया पे कुछ टाइम के लिए ये सब ट्रेंड पे रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारे बारे में ये सब किसने फैलाया होगा। तो उका कहती है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि हम लोगों में से किसी ने भी किसी को कुछ बताया है। कभी पीछे से सेया कहती है, हमें इन सब चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुम्हें पता भी है हमारे सियोंजी हाउस होल्ड के कंपनी के बैंक का इन 3 दिनों में वैल्यू 2% ड्रॉप हो चुकी है। और वो और भी चीजें बताती है। ये सुनकर तो उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। सेया कहती है, हमारे बारे में जो रूमर्स फैल रहे हैं वो लोगों के दिमाग में हमारे लिए अलग ही तरीके के इमेजेस बना रहे हैं। तभी उनके डैड का मैसेज आता है जिसमें कनामे सियोंजी ने लिखा था, मैं कल वापस जापान आ रहा हूँ, तो तुम लोग चिंता मत करो कि कंपनी में क्या हो रहा है, बस तुम ये सब ध्यान रखना कि खुद को सुरक्षित रखना। उसके बाद वो लोग आपस में कुछ और बातें करते हैं। अराता अपने मन में सोच रहा था, हम बस अभी एक ही चीज कर सकते हैं और वो है प्रे करना। फिर हमें बनरी को दिखाया जाता है जो कि परेशान लग रही होती है। फिर अराता वहाँ से आगे जा रहा होता है तो बनरी उसे पकड़ लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, ये जरूर केओ चांद ने किया होगा क्योंकि वो मेरे फोन को देखता था, इसलिए मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो उसे जोर से पकड़ लेती है और अराता ये सब देख कर कहता
लगता है बनरी इन सब की वजह मैं भी हूँ, पर ये मत भूलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए चिंता मत करो। तो ये सुनकर बनरी उसे पकड़ के रोने लगती है। फिर रात हो जाती है तो अराता अपने डैड को कॉल करता है। तो उधर से उसका डैड बोलता है हाँ बोलो अराता। तो अराता कहता है मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो वो कहता है हाँ तुम कर सकते हो। तो अराता कहता है एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसका डैड पूछता है हाँ बताओ। तो बताता है ये सच है कि हमारी फैमिली का सीक्रेट बाहर आ चुका है और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि, और वो उसे सब कुछ बता देता है। तो उसका डैड समझ जाता है कि बनरी हमारे सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रही थी। अराता कहता है हाँ बनरी हमारे सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन मैंने देखा कि बनरी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा था, इसीलिए मैंने एक्शन लिया और इसी वजह से हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो इसीलिए डैड मुझे माफ कर दीजिएगा। तो उसका डैड कहता है अरे तुम ये क्या कह रहे हो अराता, बैन के बस एक आम कंपनी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे भाई और एक अच्छे आदमी हो। तुम्हें पता है नॉर्मल सिबलिंग्स एक दूसरे का ज्यादा साथ नहीं देते, यहाँ तक कि तुम्हें पता है कि तुम लोग सगे भाई बहन नहीं हो, पर फिर भी तुम लोग साथ में मिलकर एक अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हो, तो तुम लोग इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। और हाँ अराता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में एक अच्छे यंग मैन हो। तो सुनकर अराता शर्मा जाता है। उसका डैड कहता है तुम्हें मेरे हेल्थ के बारे में ज्यादा चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब एक आदमी हो तो तुम्हें हर चीज का चार्ज लेने का पूरा हक है, इसीलिए अब खुद को जगाओ और आगे बढ़ो क्योंकि तुम अराता हो। तो अराता कहता है हाँ डैड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कोतोनो स्कूल से घर वापस आ रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है वही लड़की। तो कोतोनो से देखकर कहती है अरे ये तो एक कोई अजीब आदमी है। वो आदमी कहता है अच्छा तो तुम ही हो शिवनजी फैमिली की सबसे छोटी डॉटर, और वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे जाने लगती है। तो वो आदमी कहता है अच्छा तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जरूर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया होगा। तो ये सुनकर वहाँ पर जो लोग थे वो उसके बारे में बातें करने लगते हैं। फिर वो आदमी कहता है अगर तुम अपने घर ही जा रही हो तो मेरा एक मैसेज वहाँ पर पहुँचा देना, घर जाकर अपने डैड से कह देना कि अब मिनामी और शिवनजी का असली डैड आ चुका है। ये सुनकर कोतोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें मिनामी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी में भागते हुए घर आती है, जहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। मिनामी तुरंत आकर कहती है ये सब हो क्या रहा है, तो बनरी उसे सब कुछ बता देती है कि कोतोनो ने उसे क्या बताया है। ये जानकर मिनामी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ये सब देखकर उका कहती है अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या, ये सब कोई मैटर नहीं करता, तुम्हें पता भी है जब कोतोनो अकेली थी तो वो आदमी उसके पास आया था। तो यह कहती है अभी के सिचुएशन को देखा जाए तो हमारी सारी बातों को न्यूज में दिखा दिया गया है, तो कोई भी आकर इन सब चीजों के बारे में झूठ बोल सकता है, लेकिन हम अपनी मर्जी से ये पता नहीं कर सकते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो उका कहती है सेहा तुम्हें क्या लगता है कोई भी आकर कह देगा कि वो तुम्हारा फादर है तो क्या तुम उसकी बात मान लोगी? तो ये सुनकर सेहा कहती है हाँ मैं समझ गई, मुझे माफ कर देना। मिनामी कहती है उका ये सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेहा बस अपने फैक्ट्स को बता रही थी। तभी शियोन कहता है अगर उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो हमें उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए, और वैसे भी हमने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है, तो अब हमें कोतोनो को अपने साथ स्कूल लेकर जाना चाहिए और वापस भी घर लेके आना चाहिए। बनरी कहती है हमें नहीं पता कि अगली बार क्या होगा, इसीलिए सब लोग हमेशा ग्रुप चैट पर एक्टिव रहेंगे। तभी अराता मिनामी को देखता है और मिनामी अराता को देखती है, और अराता अपने मन में सोचता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं भी नहीं समझ पा रहा कि कोई भी अचानक से आकर ऐसा क्यों कहेगा कि वो उसका डैड है, मैं ये नहीं मान सकता। और फिर वो अपने डैड की बात याद करता है कि उसके डैड ने उससे कहा था कि अब तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे अभी करना क्या चाहिए। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग साथ में स्कूल जा रहे थे। फिर बात करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वही बंदा वापस से वहाँ आता है और कहता है अरे सुनो तुम लोग तो वही हो ना। तो वो लोग उसकी तरफ देखते हैं तो कोतोनो ये देखकर डर जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही आदमी है। वो आदमी कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर करके यहाँ से जा रहे हो? ये सेकंड टाइम है जब मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ, शियोन और मिनामी, मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो आदमी कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग ऐसे लोगों के पास चले गए हो जो कि बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हैं, और वो एक बेकार से स्माइल करने लगता है। उसके बाद उका उसके ऊपर चिल्लाने लगती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ही वो थे ना जो कल कोतोनो से बकवास कर रहे थे। तो वो आदमी कहने लगता है अरे अरे मेरी बात सुनो, मैंने बड़ी मेहनत की थी और इन लोगों को आगे बढ़ाया था, और अब ये लोग आगे बढ़कर एक अच्छे इंसान बन गए हैं। एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम मैन है और दूसरी एक जापान की फ्यूचर टेनिस प्लेयर है। तो मैं ऐसे ही कनामे शियोनजी को ये सारा क्रेडिट नहीं ले जाने दे सकता। अगर वो चाहता है कि वो उनका असली फादर बनकर रहे तो उसे मेरा थैंक यू करना होगा, और मैं जो चाहता हूँ वो मुझे देना होगा। और एक बात और सुन लो, मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं तुम लोगों को चोट पहुंचाऊं, मैं बस तुम्हारे डैड से बात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम पुलिस को कॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ये सब सुनकर मिनामी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो उका उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम ऐसे क्यों जता रहे हो कि तुम सच में मिनामी और शियोन के डैड हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? तो वो बंदा कहने लगता है अरे रुक जाओ, तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दोगी। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम्हें एक पर्सन से पूछना होगा जो कि तुम्हारे घर में है। पर ये सुनकर उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा किसकी बात कर रहा है। फिर वो बंदा वहाँ से कहते हुए चला जाता है कि तुम लोग अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगा तो तुम्हें सब कुछ पता
चल जाएगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर वो लोग कुछ भी नहीं समझ पाते। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है तो यामागुची-सान अब मैं बाकी का काम आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो यामागुची कहती है ठीक है आपने अच्छा काम किया। तो वो लेडी कहती है मैं सच कहूँ तो आपका काम बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप उन सिबलिंग्स को ऐसे ट्रीट करती हो जैसे कि वो आप ही के बच्चे हो। तो वो कहती है ये तो मेरा काम है। फिर उसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है तो यामागुची एक रूम में आती है और अपने फोन के कवर को निकालकर दो बच्चों की फोटो देखती है और कहती है मिनामी और शियोन। तो ये जानने के लिए कि मिनामी और शियोन का रिश्ता इस मेड के साथ क्या है हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। अब उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि एक औरत दो बच्चों को साथ में लेकर शॉपिंग पे आई हुई थी। फिर वो शॉपिंग करके वापस जा रही होती है और वो बताती है कि मैंने इन बच्चों को समर के दौरान पैदा किया था। फिर वो अपने घर आ जाती है। फिर वो हमें और बताती है कि जहाँ वो काम करती थी वहाँ पर इन बच्चों का फादर एक सीनियर वर्कर था, लेकिन उसने सच में इसकी लाइफ को नर्क बनाकर छोड़ दिया क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में थी और जब उसने इन बच्चों को पैदा किया था तब भी वो उसे एक बार भी देखने नहीं आया। और फिर वो उन बच्चों के लिए दूध गर्म करते हुए बताती है कि उसे पहले से ही बच्चे कुछ खास पसंद नहीं आते थे क्योंकि बच्चे हमेशा मौत की कगार पर खड़े रहते हैं। और उनमें से एक बच्चा रोने लगता है। वो बताती है मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ तो ये बच्चा बहुत ज्यादा रोता है और इन दोनों में से ये सबसे ज्यादा रोता है जो अभी रो रहा है। वो आगे बताती है कि प्यार में धोखा खाने के बाद वो अब इन जुड़वा बच्चों की माँ है, पर उसे अभी भी माँ होने का असली मतलब नहीं पता था क्योंकि उसे शुरू से ही बच्चे नापसंद थे। और अब दिन रात ये बच्चे रोते हैं तो इस वजह से उसकी बची कुची हिम्मत भी टूट रही है। पर जब दोनों बच्चे थक कर सो जाते हैं तो उन्हें चुपचाप देखकर उसके दिल में थोड़ी सी ममता जाग उठती है। अब किस्मत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर उसे सारी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, लेकिन अब उसके पास कोई भी परिवार का सपोर्ट नहीं है और बच्चों की वजह से उसकी नौकरी भी छूट चुकी है। इसलिए अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तो इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए मजबूरी में एक गवर्नमेंट ऑर्फनेज में देना पड़ता है क्योंकि उसे लगता था कि अकेली माँ के रूप में वो दो जुड़वा बच्चों को नहीं पाल पाएगी। इसलिए उसे उन दोनों को दूर भेजना ही एक अच्छा रास्ता समझ आया। लेकिन जब वो उन लोगों को उन्हें दे रही होती है तो उसमें से जो लड़की थी यानी जो मिनामी थी वो उसके कपड़े को पकड़ रखी थी और वो रो नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने उनसे उन दोनों को लिया तो उस औरत ने महसूस किया कि बच्चों का दूर जाना उसे कितना ज्यादा बुरा महसूस करवा रहा है। उसके बाद वो लोग पलट कर उन बच्चों को ले जाने लगते हैं तो वो भी वहाँ से चली जाती है। पर जब वो घर पर आती है तो बिल्कुल ही उदास बैठी रहती है। वो हमें बताती है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि वो खुद चाहती थी कि वो बच्चे उसके पास ना रहें, लेकिन अब उसका बिल्कुल भी किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो खुद को दिलासा देने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन ऐसे ही जब वो बाहर किसी काम से थी तो उसे अपनी एक दोस्त दिखाई देती है जो कि उसका नाम लेकर उसे बुलाती है। वो कहती है क्योंकि तुम्हें देखे तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। और इस लेडी के बारे में हमें बताया जाता है कि ये सियोंजी फैमिली में अराता और बाकी लोगों की माँ है और इसका नाम है चिहिरो सियोंजी। क्योंकि उसे देखकर कहती है अरे हाँ तुम्हें देखे हुए तो बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है तो देखती है उसने दो बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है। तो उन्हें देखकर वो पहचान जाती है कि ये शियोन और मिनामी है और इनका नाम इसी ने रखा था। चिहिरो बताती है मैंने इन्हें कुछ दिन पहले ही अडॉप्ट किया है और ये बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हैं। पर ये देखकर क्योंकि बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों फील कर रही है। चिहिरो बोलती है तो चलो शियोन और मिनामी अपनी मॉम के फ्रेंड को हेलो बोलो। तो क्योंकि उनके पास झुकती है और उन्हें हेलो बोलती है। लेकिन तभी क्योंकि देखती है कि मिनामी के हाथ में उसके कपड़े का वही बटन है जो कि उसने उस वक्त खींच लिया था। चिहिरो बताती जब मैंने इन्हें अडॉप्ट किया था तो इनमें से एक के हाथ में ये बटन था, शायद ये इसके पेरेंट्स की निशानी हो। पर ये देखकर अब क्योंकि खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। चिहिरो को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रोने लग गई। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर वो खुद को उनके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही थी क्योंकि अब उसके मन में उन लोगों को लेकर ममता जाग चुकी थी। इसीलिए वो सियोंजी फैमिली के घर पर जाती है और उन लोगों को सब कुछ बता देती है कि क्या हुआ था। तो वो लोग कहते हैं हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। तभी क्योंकि रोते हुए कहती है जो बटन मिनामी के हाथ में है उसने उसे आधे साल से नहीं छोड़ा है। और वो उनके सामने झुककर कहती है प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं घर के काम कर सकती हूँ और सबका ध्यान रख सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं अब बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रही हूँ लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो। और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। ये देखकर कनामे और चिहिरो को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी कनामे कहता है जैसा कि तुमने कहा कि तुम सबका ध्यान रखोगी, वैसे भी हम लोग एक बेबी सीटर को ढूंढ रहे थे, तो क्यों ना तुम यहाँ पर रहो और उनका ध्यान रखो। लेकिन ये याद रखना कि तुम उनकी मॉम हो, ये सीक्रेट रहना चाहिए और ये बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो अपने सर को हाँ में हिला देती है और कहती है अगर मैं इन लोगों के साथ रह सकूं तो मैं हर चीज करने के लिए तैयार
तैयार हूँ। और वो उन्हें थैंक यू बोलकर अपने बच्चों के पास जाती है और कहती है तुम्हें वापस से देखकर अच्छा लगा शियोन चान और मिनामी चान। और ऐसे वक्त बीतता गया और वो अभी तक इस सीक्रेट को दबाकर अपने अंदर रख रखी है। और ये सच है कि क्योको ही मिनामी और शियोन की असली माँ है। फिर हमें मिनामी को दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऊका बहुत ज्यादा गुस्से में कह रही थी सच में वो इंसान मुझे बहुत बेकार लगा, और वो गुस्से में बहुत चिल्ला रही थी। तो उसके भाई बहन उसे शांत करवाते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। शियोन कहता है ये पहली बार है कि सब लोग जिम रूम में हैं। ऊका कहती है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, अब हम लोगों को खुद को तैयार रखना होगा ताकि कोई भी आउटसाइडर आकर ये ना कहे कि वो हमारे डैड या मॉम है, तो इसीलिए खुद को और स्ट्रॉन्ग बना लो। और वैसे भी वो जो चाहे वो कर ले, उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो इन लोगों का डैड है। लेकिन तभी सेया कहती है लेकिन वो इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करके हम लोगों की वीकनेस को पकड़ के चाहता है कि वो मिनामी और कंपनी की इमेज को खराब कर सके ताकि वो हम लोगों को चुप करवा सके और बहुत सारे पैसे ऐंठ सके। तो ये सुनकर ऊका कहती है सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्या उसके पास कोई एविडेंस भी है? मैं बैट लगा सकती हूँ कि जो कुछ कंपनियां हैं वो हमारे डैड से जेलस फील करती है, इसीलिए उन्होंने इस एजेंट को यहाँ भेजा है। और ये कहते हुए वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगती है और बहुत तेजी में एक्सरसाइज करने लगती है। तो उसे देखकर कुतोनो और सेया आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो सच में बहुत ज्यादा वेट उठा लेती है। तभी अराता ऊका के पास आ जाता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से ये नहीं करना चाहिए और उसे समझाता है कि कैसे तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसे देखकर वो शर्माने लगती है। अराता कहता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? तो ऊका शर्माते हुए कहती है ये बताओ तुम अचानक से आकर मुझे क्यों सिखाने लग गए? अराता कहता है क्योंकि तुम्हें नहीं आता। तभी कुतोनो कहती है क्या तुम लोगों को याद है उस आदमी ने कहा था कि हमारे घर में ही कोई ऐसा है जिससे हम इस बारे में जान सकते हैं? तो ये सुनकर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। ऊका कहती है मुझे लगता है कि वो पापा है जिनसे हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। बनरी भी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो मिनामी से पूछते क्या तुम्हें पता है कि वो कौन हो सकता है? तो मिनामी कहती है मुझे नहीं पता। तो बनरी शियोन से पूछती है तो शियोन भी कहता है मुझे भी नहीं पता। ऊका कहती है हमें इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, डैड इन सबको संभाल लेंगे। सेया कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन है। तो ऊका कहती है तो बताओ तुम्हें क्या लगता है? पर सेया कहती है नहीं मुझे माफ करना, ये सच है कि हम लोग इन सारे फैक्ट का इस्तेमाल करके ये पता नहीं लगा सकते कि सिचुएशन में अभी क्या हो रहा है, लेकिन मैं अभी खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सुनकर सब सीरियस हो जाते हैं। लेकिन बनरी कहती है खैर ये बातें ऐसी नहीं है जिसे हम सिर्फ एक मैसेज भेजकर सही कर सके, इसीलिए हमें डैड के वापस आने का इंतजार करना होगा और जब वो वापस आ जाएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन हम अराता को देखते हैं जो कि इन सारी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश हो रही थी। फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जो कि क्योको का होता है। तभी उसके गेट पर कोई आता है तो वो कहती है ठीक है अंदर आ जाओ, और ये मिनामी होती है। तो क्योको उससे पूछती है मिनामी चान क्या हुआ, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना सकती हूँ। और मिनामी अंदर आते ही उससे कहती है मॉम। तो ये सुनकर क्योको शांत हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है पुरानी यादें ताजा हो गई, ऐसा लगता था कि तुम हर रोज मुझे गलती से मॉम कह देती थी, वैसे तुमने मुझे आखिरी बार पिछले महीने ही माँ कहा था। तो ये सुनकर मिनामी शर्मा जाती है। क्योको आगे कहती है मुझे पता है कि अभी तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। कुतोनो ने मुझे बताया था कि कैसे रास्ते में एक अजीब आदमी ने उसे आवाज लगाई थी और कहा था कि वो तुम्हारा डैड है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी फालतू बातों पर ध्यान मत दो और अपने दिमाग को शांत रखो। और भले ही तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी माँ से खून से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन तुम्हारी असली माँ चिहिरो सान ही है। तो मिनामी कहती है हाँ मैं समझ गई, मुझे माफ करना, मैंने आपसे कुछ वियर्ड चीजें कह दी। क्योको कहती है अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म दूध लाकर दे देती हूँ। मिनामी कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक है गुड नाइट। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्योको थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन मिनामी अभी भी बाहर ही खड़ी थी। तभी वहाँ पर शियोन आ जाता है। तो उसे देखकर वो कहती है मेरे साथ चलो। वहाँ आने के बाद वो उसे सब कुछ बता देती है। तो शियोन कहता है अगर तुमने उन्हें मॉम कहा तो उनका क्या रिएक्शन था? मिनामी कहती है मैंने गड़बड़ कर दी, तुम्हें तो पता ही है हमारी मॉम चिहिरो ही है। शियोन कहता सीधा साधा होने की भी एक लिमिट होती है, तुम्हें पता है कि मैंने ये सब पता लगाने की बहुत कोशिश की है कि जो उस आदमी ने कहा था वो सच है या नहीं, लेकिन तुम क्या सोचती हो? तो मिनामी कहती है मैं अपनी बात करूँ तो बचपन से ही मैं यामागुची को माँ कहने की गलती कर देती हूँ, जबकि मुझे बेहतर तरीके से पता है, पर फिर भी मैं गड़बड़ कर देती हूँ। लेकिन जब भी मैं गलती करती थी तो यामागुची हमेशा मेरी गलतियों को सुधारती थी, और ऐसे टाइम के साथ मुझे लगने लगा कि मैं एक इडियट थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि इन सब का मतलब कुछ तो हो सकता है। तो शियोन उसकी तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यामागुची कोने में खड़ी है। फिर शियोन मिनामी के पास जाकर उसे सहारा देता है, लेकिन यामागुची वहाँ नहीं जाती। फिर रात को बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनामी कल की बात को याद करते हुए रोड पर चल रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई हाथ रखता है तो वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि वही आदमी वापस आ गया है। लेकिन वहाँ पर अराता होता है।
है। तो कहती है अरे अराता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो अराता कहता है शायद ये इत्तेफाक है, तुम्हें पता है ना वो आदमी सिर्फ कुतोनों को ही अपना निशाना नहीं बना रहा, इसीलिए मैं घर जा रहा था और मैंने देखा कि तुम भी रास्ते में ही हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तो मिनामी समझ जाती है। तभी अराता कहता है चलो क्यों ना हम कैरियोके चले। तो मिनामी थोड़ी शौक हो जाती है। तो अराता कहता है हाँ वैसे भी हम लोग आजकल अपने घर में ही फंसे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूमने में क्या ही जाता है। तो मिनामी उसके लिए मान जाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर मिनामी अपने मन में कहती है यार मैंने तो अपना फेस बहुत ज्यादा वियर्ड बना लिया था। फिर वो अराता को देखकर कहती है अराता हमेशा से पहले जैसा ही है, इसने देखा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो ये मेरे पास आया और इसने मुझे रिलीफ फील करवाया। सच में मेरे बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और उसे अपनी बहनों की बात याद आती है कि वो भी अराता से प्यार करती हैं। और ये सोचने के बाद वो अराता की तरफ देखकर ब्लश करने लगती है और उसके साथ कैरियोके चली जाती है। फिर कैरियोके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले अराता गाना गाता है, लेकिन मिनामी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसे सियोन की बात याद आती है जो कि उसने हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर कही थी। फिर वो कहती है मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, पर वो खुद को सोचने से रोक नहीं पा रही थी। तभी अराता उसे टैबलेट पे कुछ दिखाता है, पर वो उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है। तो ये देखकर मिनामी भी एम्बेरस हो जाती है और कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस रिलैक्स फील कर रही थी। तो अराता कहता है ये अच्छी बात है, वैसे आजकल जो भी हो रहा है तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है? तो ये सुनकर वो फिर से सोच में पड़ जाती है कि सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए वो उससे कहती है अरे तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है तो अब मैं एक गाना गाऊंगी। तभी अराता देखता है कि वहाँ पर एक फ्राई का पीस गिरा हुआ है, तो वो उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उसकी नजर मिनामी के पैरों पर चली जाती है। इसलिए वो बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और खुद को कहता है अबे तू कहाँ देख रहा है। तभी मिनामी को भी पता चल जाता है कि वो कहाँ देख रहा था, इसीलिए वो भी शर्माने लगती है और दोनों एम्बेरस हो जाते हैं। मिनामी खुद से कहती है आखिर मैं इतनी ज्यादा शर्मा क्यों रही हूँ, मैं तो पहले उसके साथ नहा भी चुकी हूँ। लेकिन अब वो खुद के एम्बेरसमेंट को और नहीं रोक पाती और कहती है ठीक है मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद अराता बहुत जोर से चिल्लाता है मैं क्या कर रहा था, और बाहर मिनामी खड़ी हुई थी। वो अपने आप से कहती है कोई फायदा नहीं, मैं बस अपना समय बर्बाद कर रही हूँ और कुछ हासिल नहीं कर पा रही। सच में सिया चांद तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी जो उसने ये बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से कह दिया था। और अपने मन में ही कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ अराता, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे कह नहीं पाती। लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि मैं उसे और किसी को दे दूं। और उसे क्योको का चेहरा याद आता है। उसके बाद दोबारा से रूम के अंदर वो लोग बैठे होते हैं और म्यूजिक चल रहा होता है, पर वो लोग एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे। इसीलिए अराता कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पर तुम मुझसे झूठ मत बोलना, क्या तुम सच में अच्छा फील कर रही हो? तो सुनने के बाद वो सही से जवाब नहीं दे पाती, लेकिन वो उसे सब कुछ बता देती है कि वो कैसे रात को यामागुची के पास गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो उसकी माँ नहीं है। मिनामी कहती है हाँ उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि मैं सच में एक बहुत बड़ी इडियट हूँ। अराता कहता है हाँ ये हो सकता है कि जो उस आदमी ने कहा था वो सच हो। फिर वो मिनामी से पूछता तो बताओ मिनामी अब तुम आगे क्या करने वाली हो? तो मिनामी कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। अगर उस आदमी ने जो कहा वो सच है तो मैं उसे कंफर्म करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में पूछने से डरती हूँ। ये सच है कि मेरे भाई बहन जो कि मुझसे ब्लड रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं और चिहिरो सान ने ही हम लोगों को बचपन से पाला है, इसीलिए वही हमारी असली मॉम है। लेकिन बस एग्जाम्पल के तौर पर समझो तो अगर वो मुझे गले लगाकर ये कह दे कि वो मेरी माँ है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। यानी वो यामागुची की बात कर रही है। फिर मिनामी आगे कहती है मैंने ये सियोन से सुना कि तुम जानते हो कि मैं क्या फील करती हूँ। तो ये सुनने के बाद अराता थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो मिनामी कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मैं कुछ अजीब या सेल्फिश भरी हुई बात कह दूं तो। मुझे पक्का पता है कि तुम मुझे एक लड़की की तरह नहीं देखते, इसलिए तुम्हें इससे जरूर परेशानी होगी। यहाँ तक कि मुझे पता है कि कल तक हम लोग भाई बहन ही थे, लेकिन पता नहीं अब मुझे क्या फील हो रहा है अपने मॉम डैड, अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन के बारे में। बताओ अराता आखिर परिवार क्या होता है और आखिर भाई बहन क्या होते हैं? और ये कहते हुए वो रोने लगती है। फिर वो अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है बस अब मैं इतना ही रोना चाहती थी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। लेकिन ये देखकर तुम्हें लगता होगा ना कि मैं बहुत ज्यादा इडियट हूँ, लेकिन छोड़ो किसे फर्क पड़ता है। तभी अराता मिनामी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं खुश था, पर मिनामी को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। तभी अराता दोबारा से कहता है मैंने जब सुना कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं ये सुनकर खुश हो गया था। ये सच है कि मैं पहले बहुत ज्यादा परेशानी में था और शायद ही मुझे भी पता था कि फैमिली क्या होती है, लेकिन मिनामी तुम इनक्रेडिबल हो, चार्मिंग हो और अट्रैक्टिव हो, और इसी रीजन की वजह से मैं खुश हूँ। ये मत सोचो कि तुम मुझे परेशानियों में ढकेल रही हो, इसीलिए मेरे बारे में चिंता मत करो, इसलिए इस बारे में खुद से सोचो। पर ये सब सुनने के बाद मिनामी और ज्यादा ब्लेस करने लगती है। अराता कहता है अरे टाइम तो देखो, लगता है अब हम बस 2 गाने और गा पाएंगे और उसके बाद हमें घर चली जाना चाहिए। पर मिनामी तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो अपने मन में कहती है अराता कभी नहीं बदलेगा और ये मैटर नहीं करता कि वो हमेशा स्ट्रांग और कूल रहता है और बहुत ज्यादा काइंड रहता है, पर अब ये कोई मैटर नहीं करता कि अब क्या चेंज हो गया है। और मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही कि मैं अराता के साथ यहाँ पर हूँ। फिर वो उसका
हाथ पकड़ती है और उसके करीब जाकर उसे किस कर लेती है। और यहीं पर इस सीरीज का सीजन 2 खत्म होता है। क्योंकि इसके आगे के चैप्टर नहीं आए हैं तो मैं सीजन 3 को नेक्स्ट ईयर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। और अगर ऐसा होता है कि चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा जल्दी आने लग गए तो मैं इसे दोबारा बहुत जल्दी कंटिन्यू करूंगा। तो प्लीज चैनल को ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।